स्टार्ट हो चुका है। हेलो, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मैसेज मिल गया ना? ओके सर। ओके सर, चलो अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, आज कंपनी लॉ में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। हाँ, तो न्यू टॉपिक क्या है सर? न्यू टॉपिक इज अबाउट कंपनी मीटिंग। ठीक है, ऐसे प्रीवियस जो चैप्टर चल रहा था दैट इज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर पे मैंने लास्ट कुछ क्लासेस लाइव क्लास में डिटेल्स में करवा रहा था। तो आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ और आज न्यू चैप्टर में मैं आपको कंपनी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मीटिंग, रजिस्टर, एनुअल रिटर्न, ये सब चीज़ों के बारे में कंपनीज लॉ क्या बात करता है, मैं उसी मैटर में बात करूँ। ठीक है, तो इन सिंपल अगर कहा जाए तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कैसे फंक्शन करता है और मैनेजमेंट का लीगल रोल क्या है। ऐसे तो नॉर्मल मैनेजमेंट का काम होता है, जैसे जो एमबीए वाले होते हैं वो मैनेजमेंट संभालते हैं, दैट इज डिफरेंट सर। बट ये है लीगल रोल। ठीक है, एक कंपनी को मैनेज करने के लिए लीगली काफी सारा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वही सब लीगल जो रोल है एक कंपनी को चलाने के लिए, जो मैनेजमेंट का रोल है, लीगल मैनेजमेंट रोल, उस पे बात करना है। लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, उस पे बात करना है, जिसपे मैं आपको सेक्शन वाइज भी बताता हूँ कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं सब। एंड वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्पस ऑल्सो, बिकॉज काफी वेटेज होता है इस चैप्टर से। और इस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज तो है ही, और इसके साथ साथ इस चैप्टर का कनेक्शन आपको बाकी चैप्टर के साथ भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वही सर, आप लोग जब मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर कहीं ना कहीं बार बार एनुअल रिटर्न का जिक्र हो रहा था, कहीं ना कहीं बार बार वोटिंग का बात हो रहा था। तो ये जो चैप्टर है ना, ये हर चैप्टर को कनेक्ट कर ही देता है, बिकॉज मैनेजमेंट का रोल है काफी वाइटल है सर। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ सर। ओके, स्क्रीन शेयर है सर, बस इतना मुझे बताइए। ओके, तो देखो सर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का लीगल मैटर। तो बेसिकली ये मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग कंपनी लॉ के हिसाब से क्या क्या सेक्शंस पढ़ने वाले हैं, कौन सा सेक्शन हमारे लिए वाइटल है यहाँ पर, जो इस चैप्टर में काफी डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा सर। ठीक है, ओवरऑल अगर सेक्शन वाइज देखा जाए तो सेक्शन 88 से लेके 120 का एरिया है, बट टू सम एक्सटेंट हम लोग 122 को भी देखेंगे, बिकॉज वो भी कनेक्शंस में आ जाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है सर, वो सेक्शन 88 से लेके 122 का एरिया कंपनीज एक्ट 2013 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 13 के अंदर 88 से लेके 122 का जो एरिया है ये कवर करता है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें इंपॉर्टेंट एरिया, जैसे आज मैं आपसे बात करूंगा रजिस्टर के बारे में। किसके बारे में सर? रजिस्टर के बारे में। क्या होता है रजिस्टर्स, ये जानना जरूरी है कि रजिस्टर क्या है। मतलब भाई, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको रजिस्टर करो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको रजिस्टर करो। ठीक है सर, ये बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा, आपको डिटेल्स में समझना पड़ेगा कि भाई क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, हाँ, किस तरह से उसे रजिस्टर में एज पर सेक्शंस कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 88, सेक्शन 88 से 91 का एरिया है, और 95 का भी एरिया है जो आपको यहाँ कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आज मैं मेनली इसी एरिया में थोड़ा सा मेरा चर्चा घुमा फिरा रहेगा। एनुअल रिटर्न पे फिर आएंगे 92 से 94। ठीक है, काफी डिटेल्स है, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आएगा मीटिंग्स। मीटिंग के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मतलब मीटिंग जो है ना सर, ये इस चैप्टर का, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जान है, जान। ठीक है, तो क्या जान है तो जान लुटा देंगे क्या? अरे नहीं सर, जान लुटाने वाला बात नहीं है, जरूरत पड़ने से वो भी लुटाना पड़ता है, वो अलग बात। बट ये मीटिंग है, मीटिंग में काफी चर्चा करेंगे सर। 96 से लेके 102 एंड 121 एंड 103 से लेके 120 रिक्विजिट्स ऑफ कन्वीनिंग ए मीटिंग। ठीक है, ये भी अनदर एरिया। ठीक है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है। हर एक सेक्शन का इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशंस को डील करता है सर। और क्योंकि एक एक सेक्शन रियल लाइफ सिचुएशंस को डील करता है, तो हर सेक्शंस को इंपॉर्टेंस के साथ देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक को थोड़ा नजरअंदाज कर दो, किसी एक को थोड़ा सा साइड कर दो, ऐसा नहीं करना है सर। ठीक है, हर चीज को जानना है, उसके साथ केस स्टडीज भी देखना है कि कौन से केसेस में क्या हुआ है, और उसका
क्वेश्चंस के साथ भी कनेक्शंस करवाएंगे सर। आज भी कोशिश करूंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताने का, नहीं तो लॉ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझना, क्योंकि लॉ जो है ना सर, ये एग्जांपल्स एंड केस लॉ के साथ पढ़ा जाए तो लॉ का थोड़ा आसानी होता है समझना और रियल लाइफ एप्लीकेशंस करना, ठीक है। तो वो भी कोशिश जारी रहेगा। तो चलो स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा आपको रियलिटी के साथ कनेक्ट कराते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोला कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में मैं आपको सेक्शन 88 से लेके 122 कंपनीज एक्ट का एरिया है, जिसमें आपको रजिस्टर के बारे में जानना है, एनुअल रिटर्न के बारे में जानना है, मीटिंग के बारे में जानना है, प्री रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग के बारे में जानना है, जिसमें कोरम, चेयरमैन, वोटिंग, रेजोल्यूशंस एंड मीटिंग का स्पेशल डिस्कशंस, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, ठीक है, इसको बाद में कुछ रूल के थ्रू से भी अपडेट किया गया, जिसे हम लोग कंपनीज रूल 2014 के तहत भी जानते हैं। सर अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर चलेगा कि ये एक्ट पढ़ेंगे कि रूल पढ़ेंगे। सर देखो पहले ना एक्ट बनता है, ठीक है। जैसे 2013 कंपनीज एक्ट जब अमेंडमेंट होके चेंज होके फुल्ली चेंज होके 1956 एक्ट को सब्स्टिट्यूट करके 2013 कंपनीज एक्ट आया, ठीक है। उसके उस समय में काफी सारा चीज ऑटोमेटिकली जो पुराना था उसको चेंज किया गया, लेकिन इसके बाद भी सिचुएशन वाइज कुछ चेंजेस का जरूरत पड़ा, ठीक है, कि भाई इसे चेंज करते हैं, उसे चेंज करते हैं, कुछ न्यू रूल लाते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई नया रूल लाएगा तो वो रूल के तहत आता है। तो जैसे यहाँ पर एक न्यू रूल लाया गया, 2014 रूल के नाम से जाना जाता है, कंपनीज रूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 2014, ठीक है। ये सब डिटेल्स आप कंपनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में भी विजिट करोगे ना, तो आपको बिजनेस वर्ल्ड के लिए कॉर्पोरेट लेवल में क्या डिसीजन लिया जा रहा है इसका भी आपको अंदाजा लगता जाएगा, अपडेट मिलता जाएगा, और आप भी कनेक्टेड रहोगे कंपनीज लॉ वर्ल्ड के साथ। सर क्या बात करते हो, किताब पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में विजिट करने बोलते हो। अरे सर विजिट करने में क्या बहुत तकलीफ हो जाता है क्या? किसी चीज में कोई तकलीफ नहीं है सर, बस अपना इंटरेस्ट ग्रो करो, नहीं तो ना, और क्या बोले सर। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में मोदी जी पसंद हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, आप एक्ट रूल्स में जाओ, ठीक है। एक्ट रूल्स में जाके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में क्या क्या कंपनीज के हिसाब से चेंजेस वगैरह आ रही है, देखो अमेंडमेंट रूल्स 2022, ये सब रिसेंट अपडेट है, रजिस्टर्ड वैल्यू और वैल्यूएशन। आप चलो सर अभी बेसिक चीजें पहले ग्रो करो, फिर धीरे धीरे ये सब इंपॉर्टेंट बातें आप लोग समझ जाओगे सर, ठीक है। कंपनी का फॉर्म्स, ये सब जरूरी चीजें हैं, ठीक है, जो रियल लाइफ के साथ आपको कनेक्ट करेगा। ओके, जब जरूरत होगा देख लीजिएगा। अच्छा, तो चलो हम लोग, हाँ गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग पंकज। और किसी ने कुछ गुड इवनिंग कहा क्या? ओके गुड इवनिंग। ऐसा लगा कि दो दिन का आवाज है, ठीक है। सर अब बात करते हैं कि ये रजिस्टर के बारे में, जो मेरा मेरा आज का मेन पॉइंट है, सेक्शन 88, 91, 95, ये रजिस्टर क्या है। सर ऐसे तो रजिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में बताऊं, पहले लॉ में नहीं जाते हैं सर, पहले थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बात करते हैं। लॉ तो आ ही जाता है सर, है ना, लॉ तो आ ही जाएगा, सेक्शन ऑटोमेटिक कम्स। लेकिन पहले आप इसको नॉर्मल वे में समझो कि ये रजिस्टर जो है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये क्या करता क्या है। सर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन एफिशिएंटली, एक ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट फंक्शंस के लिए एंड एडहेयर टू दी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, उसका कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट होता है जो मैंडेटरी भी है। स्टैट्यूटरी मींस मैंडेटरी, करना पड़ेगा, रूल्स है, लीगल, ठीक है। इट इज एसेंशियल टू मेंटेन सर्टेन रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर। Maintaining such records and registers are important for fulfilling statutory disclosure, statistical and MIS purpose. MIS क्या होता है? MIS क्या होता है सर? बोलो। मंथली इनकम स्कीम। नहीं नहीं सर, ये यहाँ पर मंथली इनकम स्कीम तुम कॉर्पोरेट में क्या करोगे यहाँ पर? कॉर्पोरेट में मंथली इनकम स्कीम का क्या काम सर? पोस्ट ऑफिस MIS करोगे क्या? नहीं सर, यहाँ पर MIS का मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो कंपनी किस तरह से काम कर रहा है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए काम होता है सर, ठीक है। तो इसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी पार्ट के ऊपर बेस करके चला जाता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर
या तो फाइनल लेवल में, या तो एग्जीक्यूटिव लेवल में, या तो इंटरमीडिएट लेवल में, CS CS CMA सभी को पढ़ना पड़ता है सर। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा सर। ठीक है, उस पॉइंट पे ज्यादा बात जरूरी नहीं है, बट इतना आपको जरूर कहना चाहता हूँ कि ये स्टैट्यूटरी जो जरूरी चीजें हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्पस में, जो भी चीजें हैं इसके लिए रजिस्टर मेंटेन करना अलग अलग पॉइंट पे जरूरी होता है। जैसे मेंटेनिंग सच रिकॉर्ड्स क्या हेल्प करता है, ensuring that the operations of an organization is systematic. Companies Act 2013 requires every company to keep and maintain at its registered head office books of accounts, relevant documents, and the financial statements for each financial years that provides a true and fair picture of the company. कंपनी का जो एनुअल अकाउंट्स है, कंपनी का एनुअल अकाउंट्स क्या होता है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कंपनी का ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट हर फाइनेंशियल ईयर का, जो कंपनी के बारे में एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाते हैं ऑडिट करने किया हुआ। ऑडिट मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फाइनेंशियल स्टेट्यूटरी ऑडिट करते हैं, ऑडिट के साथ नॉन ऑडिट के साथ, ठीक है, उसको अनऑडिटेड बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ अफेयर्स व्हिच इंक्लूड्स इट्स ब्रांच ऑफिस एंड अदर ऑफिसेस, अपना ब्रांच का सारा डेटा मेंटेन करना चाहिए। Provisions of further requires an explanation of transactions affected both at registered as well as the branch office, and such books must be kept at accrual basis and following the double entry system। मतलब as per accounting system के ऊपर बेस करके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग रेडी करते हैं उसे भी हम लोग रजिस्टर के थ्रू से मेंटेन करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, रजिस्टर में क्या क्या हो सकता है, फिर मैं लीगल में आ जाता हूं सर। स्टैट्यूटरी बुक्स भी होते हैं, स्टैट्यूटरी बुक्स जैसे कि देखो, स्टैट्यूटरी रजिस्टर refers to specific records about a company shareholders, कंपनी के शेयर होल्डर्स के बारे में, कंपनी के डायरेक्टर के बारे में, कंपनी में क्या क्या मीटिंग हुआ है उसके बारे में। ठीक है, ऐसे मीटिंग का डिटेल्स पढ़ेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, so these records are in addition to the normal accounting records that companies are also mean to keep. Most of the companies keep their statutory register in loose leaf binder or bound book, but they can keep it in any form like a computer record. The Companies Act 2013 requires every company to furnish this record before ROC, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज के पास ये सब कंपनी को फर्निश करना पड़ता है विद स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स टुगेदर विद प्रिस्क्राइब फीस। ठीक है, ये सब टाइम के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सा चीज किस तरह मतलब तारीख के अंदर कितना दिन के अंदर आपको आरओसी में जान बताना चाहिए, ये सारा डिटेल्स आज बात करेंगे सर। रजिस्टर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मस्ट कीप एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो डिपॉजिट लेते हैं, डिपॉजिट के बारे में मैं बाद में चर्चा ऐसे भी करूंगा। डिपॉजिट मतलब जैसे हम लोग बैंक में एफडी करते हैं ना, उसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, यहाँ पर ऐसे इसको कंपनी डिपॉजिट कहते हैं। सेम बात है, पब्लिक से डिपॉजिट लेना बदले में उसको इंटरेस्ट देना, ठीक जैसे बैंक करते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है सर। सारा खेल तो पैसे का है। हाँ, बिजनेस में पूरा खेल क्या है, ये संसार किससे चलता है, पैसे से चलता है। कॉमर्स करने के टाइम पे मन में एक पैसा पैसा भाव आ ही जाता है, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, चाहे कितना भी पैसा पैसा, मतलब बड़े हमें क्या सिखाते हैं कि पैसा पैसा ना करो, लेकिन कोई बात नहीं सर, बिजनेस चलाने के लिए तो पैसा का जरूरत है, और ये मनी माइंडेड तो होना ही पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलीगल वे से मनी माइंडेड होना जितना जरूरी है सर। So every company accepting deposit must keep at the registered office one or more register for deposit accepted and renewed for a period of 8 years। मतलब जो भी डिपॉजिट का रजिस्टर मेंटेन करेगा वो सब 8 साल तक रख सकता है। Such period must be from financial year in which the entry was made in such register, and such register must contain the following respect of depositors। मतलब जो डिपॉजिट जिसका जिसका पैसा हमने लिया है उनका डिटेल्स, उनका नाम, उनका पैन नंबर, उनका एड्रेस, डिपॉजिटर का। अगर माइनर है तो माइनर का डिटेल्स, मतलब माइनर का डिटेल्स तो चाहिए पर गार्जियन डिटेल्स मस्ट है। ठीक है, पर्टिकुलर ऑफ द नॉमिनी, डेट ऑफ द अमाउंट एंड ईच डिपॉजिट्स, डिपॉजिट रिसीप्ट नंबर, इंटरेस्ट रेट। मतलब इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा रीड ही कर रहा हूँ। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ सच डिपॉजिट, कितना दिन का डिपॉजिट है, रिपेबल डेट कब है, जरूरी बात है, जरूरी बात है, ये जरूरी है। जिसका पैसा लिए उसको तो रिटर्न करना होगा ना। जैसे बैंक हमारा पैसा लेता है ना, बैंक हमारा पैसा लेता है, बैंक किसी को लोन भी देता है, तो बैंक सारा डेटा मेंटेन करते हैं ना, बस यही तो काम है। और ये जो MIS का बात मैं कर रहा था, आपको पता है एक बहुत बड़ा बात है, ये IT कंपनीज करता क्या है। हाँ सर, ये जो सेक्टर 5 वगैरह में, अपने कोलकाता में जैसे सेक्टर 5 है, बैंगलोर में भी कुछ IT सेक्टर कंपनीज है,
काफी बड़ा है, कोलकाता से भी काफी बड़ा, हैदराबाद में है। ये लोग करता क्या है? कुछ लोग सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का काम करते हैं, कुछ लोग अकाउंट्स मेंटेन का भी काम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ डेटा एंट्री करके रखता है। और मजा का बात ये है सर कि ये सारा डेटा जरूरी चीजें हैं, और ज्यादातर केस में अमेरिकन का बड़ा बड़ा कंपनी, उनको इतना सारा डेटा मेंटेन करना नहीं आता, या फिर आता भी है तो वहां का लोगों से नहीं करा सकता, क्योंकि वहां के लोग जो हैं जिनको जॉब देने से ज्यादा सैलरी देना पड़ता है। इंडिया में वही काम करवाने के लिए 10 जन को कंपनी रख सकता है। अमेरिका में एक बंदा को सैलरी देना है तो कम से कम 2,50,000 का सालाना मंथली देना पड़ेगा। यहाँ पर आप 25,000 करके दो, 10 जन को सैलरी दे दो, 10 जन आ जाएगा काम करने के लिए। ठीक है। तो ये सिस्टम के थ्रू से क्या करता है, हमारे बीपीओ जो वगैरह है, ठीक है, कुछ कॉल सेंटर्स भी चलाते हैं, सारा बीपीओ है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मेरा एक स्टूडेंट है, विप्रो में काम करता है, उससे ही मैं थोड़ा डेटा ले रहा था कि क्या कर रहा है। तो बोलता है कि कुछ नहीं, एक बड़ा हॉस्पिटल है यूएस का, तो वो हॉस्पिटल का सारा डेटा, मतलब कौन पेशेंट है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस है तो किसके पास है, ठीक है, अगर उसका कुछ हो गया या इंश्योरेंस का पैसा चाहिए तो किस तरह से इंश्योरेंस का पैसा निकालना है, तो वो सारा डेटा यहाँ पर इंडिया में बीपीओ सेक्टर के थ्रू से मैनेज हो रहा है। समझ रहे हो सर? डेटा मेंटेनिंग बहुत बड़ा चीज है सर, ठीक है। और यही सब एमआईएस बन जाता है। तो कंपनी के केस में भी ना बात कुछ ऐसा ही है कि आप किसका पैसा ले रहे हो, किसको देना है, कितना दिन का बाद देना है, माइनर है तो उसका गार्जियन कौन है। हाँ, जरूरी बात है, बहुत ही जरूरी बात है। तो वही सब रजिस्टर में मेंटेन करना है। तो ये तो मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल दिया डिपॉजिटर्स का, ठीक है। तो सारा काम करना पड़ता है, मेंबर का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। मेंबर में एवरी कंपनी नीड्स टू कीप एंड मेंटेन द बिलो मेंशन रजिस्टर ऑफ द मेंबर सेपरेटली फॉर द इक्विटी शेयर्स एंड एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स, रजिस्टर फॉर द डिवेंचर होल्डर, रजिस्टर फॉर अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। Register must contain an index of the names for the members register. In case of a company does not have the share capital, must have the following details each member. अगर share capital नहीं है तो बाकी member का details भी वो ठीक ठाक करके रखे, ठीक है। जैसे कि नेम, एड्रेस, ईमेल, पैन, सीन नंबर मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम, कमेंसमेंट ऑफ मेंबरशिप, सीजेशन ऑफ मेंबरशिप, अगर किसी का मेंबरशिप सीज हो गया मतलब खत्म हो गया तो उसका, या फिर चला गया किसी कारण से, आधा डिटेल्स नेसेसरी वॉट एवर, जो भी जरूरी चीजें हैं रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है। जरूरी बात है, बार बार बोल रहा हूँ सर, ये बेसिक चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपीज जैसे कि सीएस वगैरह, जो कंपनी में जैसे सीएस है ना, जैसे सीएमए, ये लोग कौन है, केएमपी भी तो है, की मैनेजरियल पर्सनल। The Companies Act 2013 requires every company to maintain and keep a register at its registered office containing particulars of the directors, AMP, which should comprise detail of the securities held by them in company or its subsidiary, holding, associate companies, subsidiary of the company's holding company, मतलब holding का subsidiary, subsidiary का holding, associates मतलब एक कंपनी का जब दूसरे कंपनी में एटलीस्ट 20% का शेयर होल्डिंग होता है तो उसे एसोसिएट कंपनी भी कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, उसका क्वालिफिकेशंस, ठीक है, बिलो मेंशन पर्टिकुलर शैल बी केप्ट इन रजिस्टर्ड ऑफिस। वही बात सर घुमा फिरा के, ठीक है। अपॉइंटमेंट, ये जो रूल है ना, ये जो डायरेक्टर के बारे में जो बात मैं कर रहा हूँ, ये अभी इस पॉइंट में नहीं डिस्कस होगा, लेकिन जब हम एक चैप्टर आएगा, अभी सबका नहीं है, सीएस को पढ़ाते हैं नॉर्मली ये चीज, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ये डीन डायरेक्टर बोल के सीएस के लिए, और सीएसईएमए लेवल में फाइनल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है, कि वो डीन डायरेक्टर्स का थोड़ा रूल जानना पड़ता है, कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। तो उसमें उसके बारे में बताया जाता है कि भाई क्या है, क्या डायरेक्टर क्या है, उसका क्वालिफिकेशंस क्या है, ठीक है। तो वो चीज आपको जानना पड़ता है। फिलहाल ये मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे ये नेसेसिटी नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। रजिस्टर ऑफ चार्ज, ये जरूरी चीजें हैं सर। एक चैप्टर आता है चार्ज बोल के। चार्ज मतलब मैं आपको ये चीज शेयर कैपिटल डिबेंचर भी बोला था कि अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी ने किसी का डिबेंचर, कंपनी डिबेंचर इशू किया या लोन इशू किया, तो जो बंदा कंपनी को डिबेंचर या लोन दिया, कंपनी उसके अगेंस्ट में कोई प्रॉपर्टी या एसेट को चार्ज बना देते हैं कि भाई कोई ए, कोई बी, कोई सी, कोई डी बोल के कोई मेंबर है या कोई डिबेंचर होल्डर है जो कंपनी को लोन दिया है, कोई 10 लाख दिया तो कोई 20 लाख, तो कोई 1 करोड़, तो कोई 2 करोड़। अब कंपनी क्या करेगा,
सिक्योर्ड है ना, तो सिक्योर्ड डिवेंचर के नाम पे चार्ज क्रिएट करेगा। चार्ज मतलब कोई एसेट या प्रॉपर्टी इस ए के नाम पे, बी के नाम पे, सी के नाम पे, डी के नाम पे रजिस्टर में मेंटेन रखेगा। क्योंकि अगर बाई चांस कंपनी कभी फेलियर हो जाते हैं, ठीक है, तो कंपनी वो सब एसेट बेच के इन लोगों को पैसा देगा। सिंपल बात है, मतलब उन लोगों का भी कंपनी के एसेट्स पे अधिकार आ जाता है। और ये सब डेटा 8 साल तक मेंटेन करना पड़ता है। आगे डिटेल्स और बताऊंगा आपको, ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट का डिटेल्स मेंटेन करना पड़ता है। रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस का भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर कंपनी कोई शेयर बाईबैक कर रहा है, ठीक है, जैसे रिसेंटली इन्फोसिस का बाईबैक चल रहा है, ठीक है, मैंने बाईबैक पढ़ाया ना कुछ दिन पहले। हाँ सर, बाईबैक का भी डिटेल्स मैंने पढ़ाया। तो ऐसे अभी इन्फोसिस का बाईबैक चल रहा है और अभी मार्केट में खबर है सर, पेटीएम बाईबैक करने वाले हैं। आप लोगों को अगर अपडेट मिले तो मुझे बताना। आप लोगों को खबर मिला क्या, पेटीएम बाईबैक करने वाले हैं? सर आप लोग समझ रहे हो सर, रजिस्टर क्या है? हेलो, कनेक्टेड हो? सर बोलो सर। पेटीएम बायबैक करेगा तो जिन लोगों ने उसका शेयर मतलब लिस्टिंग के टाइम से होल्ड करके रखा है वो लोग को लॉस नहीं होगा? अब देखो सर, मीटिंग है 13 तारीख को, 13 दिसंबर को, ठीक है। तो जब ये इशू हुआ था तब तो 2100 के आसपास का शेयर का दाम था। अब बाईबैक में वो कितना ऑफर करता है, वही तो खेल है सर। अभी मार्केट प्राइस है 535, 540 आई थिंक, मैं देख रहा था अभी। तो काफी नीचे है। अब ऑफर करेगा तो हार्डली मार्केट प्राइस से ज्यादा करेगा कि आईपीओ के टाइम का ऑफर करेगा। इट्स अ बिग डील। अब देखना पड़ेगा कि कम पेटीएम का जिगरा कितना है। जो भी हो, ये सब लॉ से समझ में आप लोग अच्छा खासा आ रहा है कि जिगरा, कंपनी का जिगरा देखा जाता है सर बाईबैक में। समझते हो, ये लॉ नहीं है, ये तो जिगरा है। ठीक है, ये देखो ना, ये जो बाईबैक के बारे में रजिस्टर के मेंटेन करना, ठीक है, क्योंकि बाईबैक का भी काफी सारा रूल्स रेगुलेशंस होता है ना, जो हम लोग बाईबैक ऑफ शेयर्स में सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट में पढ़ के आए हैं सर, अभी अभी कुछ देर पहले, मतलब लास्ट क्लास आई थिंक। ठीक है, मतलब हम तो ऐसे अभी अभी बोलते हैं जैसे अभी अभी। ठीक है, लास्ट वीक ही तो पढ़ा सर हम लोग बाईबैक के बारे में। सो व्हाट एवर, ये जस्ट एक रजिस्टर का मैं आपको आइडिया दिया। मैं ये शॉर्ट नोट्स आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग एक बाई मतलब रजिस्टर मेंटेन के बारे में एक आइडिया आप जनरेट करो। लेकिन अभी हम लोग ना सर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में बात करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड वे मतलब थोड़ा सेक्शन वाइज, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड वैसा बात करना पड़ता है ना सर, क्या करें। इतना खुला छूट तो है नहीं कि इधर भागो उधर भागो। अच्छा, हाँ, क्या बोले, चलो सर। तो रजिस्टर के बारे में ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अब इसके बारे में मैं आपको जो रूल वगैरह मैं बोल रहा था तब से, ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का एक स्पेशल ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर applies to all companies public and private and has special provisional applicable to OPC also. OPC means of one person company sir, है ना। ये सब बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में पढ़ा जाता है ना, आप लोगों ने किया होगा ओपीसी के बारे में। वन पर्सन कंपनी क्या होता है सर? हेलो, वन पर्सन कंपनी क्या होता है? कोई मुझे बताए जरा, कंपनी लॉ बेसिक्स अगर कंप्लीट हो चुका है तो कौन बताएगा मुझे ओपीसी? कोई तो बताओ सर। अरे कोई नहीं बताओगे? सर वन पर्सन कंपनी आजकल बनाया जाता है सर, 2013 एक्ट के बाद से एक अकेला बंदा भी एक कंपनी का ओनर बन सकता है। मतलब सिंगल हैंडेडली एक बंदा एक कंपनी का ओनर बनेगा, मतलब ओनर तो वो है ही, बट एक मेंबर एक कंपनी। ऐसा कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। ऐसा कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। पहले एक बंदा अकेला कंपनी नहीं बना सकता था, बट आजकल स्टार्टअप कॉन्सेप्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस सब प्रोविजंस को डेवलप किया है सर, कि ओपीसी भी बनाने का परमिशन दिया जाए। सॉरी, ताकि न्यू जनरेशन यूथ को बिजनेस करने में मजा आए, है ना, एक स्वैग मिले। तो चलो ठीक है, सेक्शन 122 में ओपीसी के बारे में आगे आगे चर्चा कर लेंगे सब। लेकिन फिलहाल रजिस्टर पे फोकस करते हैं, जिसके बारे में मैंने बात करना चालू किया था।
So the provisions relating to maintaining the register as per the Companies Act 2013, ये basically section का इसका section क्या है 88 से 91. Along with these provisions, the Companies Rule 2014 are also applicable. मतलब इस particular act के साथ साथ Companies Rule 2014 को भी बीच बीच में अप्लाई करेंगे because ये applications है, ठीक है, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर मेंटेन करने के बारे में बताया गया है सर. रेलिवेंट प्रोविजंस क्या क्या है, चलो क्या क्या रेलिवेंट प्रोविजंस हमें यहाँ पर लॉ में जानना है, उसका एक चार्ट देख लेते हैं. सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर के बारे में बात करेगा सर. सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर. सेक्शन रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर भी हम लोग रूल 3 में मैनेजमेंट 1 फॉर्म में रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, ठीक है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर के बारे में बात करना है रूल 4 के तहत. मैनेजमेंट फॉर्म 2 MGT 2, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर एटसेट्रा रूल 5, इंडेक्स ऑफ नेम्स एंड मेंबर्स रूल 6, फॉरेन रजिस्टर रूल 7. फॉरेन रजिस्टर मतलब विदेश में कंपनी का रजिस्टर मेंटेन होता है. सेक्शन 89 डिक्लेरेशन इन IRO, मतलब विदेश में तभी होगा जब विदेश में उसका ब्रांच वगैरह रहेगा. डिक्लेरेशन ऑफ IRO मतलब बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाले कुछ कॉन्सेप्ट होता है सर, आगे चर्चा करेंगे. रूल 9 फॉर्म नंबर MGT 4, MGT 5 एंड MGT 6. सेक्शन 90 रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, नॉर्मल बेनिफिशियल नहीं, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल, ठीक है, उसका भी नॉलेज लेना पड़ेगा कि ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होते हैं. SBO के नाम से भी बड़ा पॉपुलर है. सेक्शन 91 power to close register of members or debenture holder or other security holder. And rule 10 procedure for closing the register of member, debenture holder or any other security holder. ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे सर. ओके ओके चलो. रजिस्टर ऑफ मेंबर में सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 ये क्या बात करता है. सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ध्यान से सुनना सर, अगर सुनोगे तो आगे जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ना, या जब आप लोग घर पे भी क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो उसका जवाब क्या होगा आप समझ पाओगे. देखो सर ये सेल्फ स्टडी का काम कर रहे हैं, आपको जो पढ़ना चाहिए वो हम पढ़ा दे रहे हैं, तो आप पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में आपका ही लोड बढ़ेगा, ठीक है. तो इतना सा तो आपको मेंटेन करना चाहिए. लॉ डिटेल्स में पढ़ रहे हैं सर, समझा रहे हैं, तो बस मेरे साथ साथ सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, और अल्टीमेटली जब बाद में क्वेश्चन आंसर करो तो ऑटोमेटिकली आपको सारा पॉइंट ऐसे ही रिकॉल हो जाएगा, ठीक है. तो इतना तो कर ही सकते हो. Section 88 subsection 1 of the Companies Act 2013 seeks to provide that every company shall keep and maintain the register of member and register of debenture holder, जिसको शॉर्ट में DH बोल रहे हैं, और एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर जिसको हम लोग शॉर्ट में OSH के नाम पे भी बता रहे हैं, ठीक है. जस्ट फॉर आवर डे टू डे ट्रांजैक्शंस DH OSH, ठीक है. कंपनी लॉ भी बता रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे जरूरत में हिसाब से, लेकिन एग्जाम में डिवेंचर होल्डर लिख के DH लिखना, ठीक है, अचानक से DH मत लिख देना. ओके. मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर के बारे में सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 क्लॉज A बात करता है सर, ठीक है. मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर में सेक्शन 88 सबसेक्शन 1, सॉरी ये आज खांसी कहां से आ गया, ठंडा थोड़ा सा गिरा क्या नहीं. Section 88 subsection 1 clause A requires a register of member to be maintained and that the holding of each class of equity and preference, अभी मैं आपको बोल रहा था ना, इक्विटी का अलग मेंटेनेंस, प्रेफरेंस का अलग मेंटेनेंस, इसको बोलते हैं ईच क्लास. क्लास मतलब इक्विटी का क्लास अलग, प्रेफरेंस का क्लास अलग, ठीक है. ऐसे क्लास वर्ड कई बार हम लोग थोड़ा सा तेवर दिखाने पे भी बोलते हैं, तेरा क्या क्लास है, मेरा क्या क्लास है. सर इतना तेवर नहीं दिखाना है, हम तो बस इतना बोलेंगे क्लास का मतलब है जैसे आप लोग कोई क्लास 7 में पढ़ता है तो कोई क्लास 8 में, इट्स लाइक दैट. इक्विटी का क्लास अलग है, प्रेफरेंस का क्लास अलग है. क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस वाले तो प्रेफर्ड शेयर होल्डर है ना सर, ये कंपनी के फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न जनरेट मतलब रिटर्न लेने के लिए कंपनी को पैसा देते हैं. इक्विटी वाले तो ट्रू ओनर जैसे कैरेक्टर होल्ड करता है ना. ट्रू ओनर जैसा नहीं, ट्रू ओनर ही है, कंपनी का लॉस का भागीदार भी बनता है, कंपनी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट का भी भागीदार बनता है, ठीक है. तो क्लास तो अलग हुआ ना, बिल्कुल अलग हुआ सर, हमें अलग अलग क्लास देखने को मिल जाता है सर. ओके. तो ये क्लास के हिसाब से भी हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना
पड़ेगा। अच्छा और क्या बोला? अच्छा रिसाइडिंग इन और आउटसाइड इंडिया, ईच मेंबर रिसाइडिंग इन और आउटसाइड इंडिया, विदेशी लोग भी हमारे देश में इन्वेस्ट करते है ना, तो उनका भी डेटा मेंटेन करना है। रिसेंटली ऐसे एक डेटा मिला है सर, मैं रिसेंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट मैंने व्हाट्सएप में स्टेटस भी लगाया था, आप लोगों ने देखा है कि नहीं डोंट नो, जो लोग थोड़ा फॉलो करते हो शायद देखे होंगे। जरूरत चीजें मैं जब भी मैं देखता हूँ मैं स्टेटस दे देता हूँ कि हमारे देश में जो स्टॉक मार्केट चलता है उसमें सबसे ज्यादा पैसा तो जो कंपनी चलाते हैं उन्हीं का होता है, प्रोमोटर, ठीक है, ऑलमोस्ट 43 से 44% टोटल पूरा स्टॉक मार्केट को मिला के बात कर रहे हैं। इसमें करीब 20 से 25% के आसपास का पैसा जो है वो फॉरेनर्स का है, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो या फॉरेन रेसिडेंट हो, मतलब चाहे वो नॉन रिटर्निंग इंडियन हो या फॉरेन इंडिविजुअल्स हो, एफआईआई, ठीक है, जो हमारे स्टॉक मार्केट में सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। थर्ड में आते हैं ये म्यूचुअल फंड वाले, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड वाले और फोर्थ में आते हैं रिटेल, हम आप जैसे इंडिविजुअल लोग, और फिर आते हैं हमारे इंडिया का लार्ज इन्वेस्टर्स लाइक अदानी अंबानी टाइप्स, जो जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा या हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, HNI कहते हैं सर, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, इसका भी है 2-2.5%, ठीक है। तो ये करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट का एक स्ट्रक्चर है, कितना लोगों का पैसा हमारे मार्केट में है, उसमें मैंने वही स्टेटस में लगाया था कि मार्केट में अपना औकात जान लीजिए, ठीक है, मतलब हम लोग कितना औकात रखते हैं मार्केट में, रिटेल वाले, रिटेल मतलब हम आप जैसे खुदरा, मतलब खुदरा बोलते हैं ना सर, बंगाली में बोलते हैं खुचरो, ठीक है, मतलब एक दो मिल के काफी बड़ा है, पावर है, बट इतना भी नहीं आया अभी तक। तो वही जिस जो भी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, इक्विटी शेयर होल्डर हो, उसका डेटा मेंटेन करना है, चाहे इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो, टू बी शोन सेपरेटली इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। The form and manner in which these register are to be maintained is contained in Rule 3 of the Companies Rule 2014, whereas Rule 5 provides for the maintenance of the register of member. सर क्या ये सब रूल वगैरह याद रखना है? यस, ठीक है सर। अब ये आपको लग रहा होगा कि इतना इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये तो करना पड़ता है सर, बहुत वाइटल है। किसका पैसा, कौन है इक्विटी शेयर होल्डर, कौन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कौन पैसा लगाया कंपनी में, कहां से आया पैसा, ये जानना जरूरी नहीं है क्या? आपको बता दूं, लास्ट ईयर 2021 में मैं शायद स्टॉक मार्केट क्लास में इसके बारे में, पुराने स्टॉक मार्केट क्लास में बात किया होता। अदानी टोटल गैस बोल के एक कंपनी था, अभी भी है, ठीक है, इसका एक नहीं, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइज, अदानी के बिजनेस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। उसमें मुझे ये ATG का बात याद आ रहा है, इसका शेयर का दाम मार्केट में चल रहा था करीब 1800 के आसपास, अचानक से मार्केट गिरते 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 करीब 800 समथिंग में चला गया था, 800 समथिंग, आई थिंक 2020-21 के बीच का बात है, ये देखो, हाँ ये वाला, ये देखो 21 ही है, मैं वही सोच रहा था, 22 खत्म होने को है ना, ये देखो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, आप लोग देख पा रहे हो सर? ये घाई देखो सर, किस तरह का गड्ढा बना हुआ है, और ये गड्ढा में शेयर का दाम कितना गिरा था, ये देखो 800 में आके रुका था, जो स्टॉक जस्ट 1 मंथ बैक 1600 के समथिंग में चल रहा था। तो अचानक 15-20 दिन में जो भी स्टूडेंट्स है स्टॉक मार्केट का मेरे पास, वो लोग जिन लोगों का मार्केट में पैसा लगा हुआ है, मेरे को फोन करके यही पूछ रहे सर क्या करें, धड़ाधड़ गिर रहा है, क्यों? क्योंकि अदानी के बारे में, अदानी टोटल गैस, अदानी के कुछ कुछ स्टॉक के बारे में मार्केट में एक रजिस्ट्रेशन को लेके ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। क्या प्रॉब्लम? मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमिक टाइम्स या मनी कंट्रोल का कोई रिपोर्टर ये रजिस्टर को लेके, मतलब ये शेयर होल्डर के रजिस्ट्रेशन के बारे में एक स्पेशल पॉइंट को लेके अदानी के अगेंस्ट में एक खबर छाप दिया। खबर क्या था कि एक देश है ना सर, मॉरिशस बोल के, ठीक है, मॉरिशस का कोई इन्वेस्टर है जिसका अदानी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उनका डिटेल्स अदानी मेंटेन नहीं किया, इस तरह का कुछ क्लेम था, एलिगेशन कुछ ऐसा था कि अदानी इसका प्रॉपर कुछ डेटा सामने नहीं ला रहा है। तो प्रॉब्लम देखो,
अदानी के अगेंस्ट में खबर क्रिएट करने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत सेबी पे आ जाता है। तो जब किसी भी तरह का एलिगेशन इस तरह का लगता है तो सेबी जो पूरा स्टॉक मार्केट का लीगल मैटर को मेंटेन करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, उन पे भी सवाल आ जाता है। तो क्या सेबी देख नहीं पा रहे कि किसका पैसा है, पैसा का कोई प्रूफ नहीं है, कहाँ का पैसा, क्या ब्लैक मनी तो नहीं है? क्योंकि काफी सारा लोगों का पैसा ऐसे मॉरिशस वगैरह होके ना ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट, इस तरह का कुछ बातें हैं सर, मार्केट में चलता भी है। तो देयर इज अ बिग क्वेश्चन कि ये पैसा किसका है, कहाँ से आ रहा है, डेटा कहाँ नहीं है। तो जैसे ये सब खबर मार्केट में गया ना, मार्केट सर धड़ाधड़ इसी पर्टिकुलर लीगल मैटर पे ही गिरता चालू हुआ। मतलब आप समझो कि एक छोटा सा मैटर, एक लीगल मैटर मार्केट को कैसे हिला के रख दिया। 1600 का शेयर रातों रात गिरते गिरते देखो ना, जून से जुलाई तक आते आते पूरा आधा हो गया। अब सब मेरे को वही फोन करके पूछ रहा था सर क्या करें, मैंने एक ही जवाब दिया, थोड़ा रुक जाओ, सेबी क्या कहता है देखो। तो कुछ दिनों के लिए ट्रेड करना बंद कर दिया था ये सब स्टॉक, मतलब फ्रीज कर दिया था कि आप ट्रेड नहीं ले सकते, ना बेच सकते हो ना खरीद सकते हो। मतलब सेबी उस पर छानबीन कर रहा था, जब देखा कि सब कुछ ठीक ठाक है, या फिर वो शायद प्रॉब्लम था बट उसको ठीक किया, या मार्केट में बोला नहीं, उसके बाद जैसी खबर मिला कि नहीं नो इशू इज देयर, फिर स्टॉक देखो चलते चलते एक साल में 3600 समथिंग। दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट स्टॉक का प्राइस कहाँ जा रहा है ये मेन मैटर नहीं था सर। ये मेन मैटर नहीं था कि भाई 800 का शेयर 3600 में आके रुका, ये मेरा कहने का इरादा नहीं था, वो तो स्टॉक मार्केट में बताते हैं। यहाँ पर लॉ कैसे मार्केट को हिलाता है वो मैं आपको बताया, ठीक है। हर चीज कनेक्टेड है सर, एक एक लाइन पे जान हो सकता है अगर आप समझने का कोशिश करो तो। और अगर बोलोगे सर लिखा हुआ है आप पढ़ा दो, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। तो ये सब मेंटेन करना पड़ता है, कंटेंट इन रूल 3 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, whereas rule 5 provides for the maintenance of register of member, ठीक है। टाइम पीरियड फॉर एंटिटीज इन रजिस्टर, कब कितना दिन के अंदर रजिस्टर में टाइम पीरियड क्या है? एज पर रूल 5 entries have to be made in the register within 7 days of the date of approval by the board and committee thereof by approving the allotment of transfer of share, debenture or any other security as the case may be। जैसे ही कंपनी किसी को शेयर ट्रांसफर किया, अप्रूव किया, अलॉटमेंट किया, 7 दिन के अंदर रजिस्टर में नाम उठ जाना चाहिए। आपको पता है जब आईपीओ इशू होता है, अब देखो सर मैं शेयर मार्केट के बिना बात कर ही नहीं सकता ना, कैसे करूं? आप ही बता दो, ये शेयर मार्केट प्रोसेस के बिना मैं बात कैसे करूं? बिकॉज ये सब तो प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं। अब देखो सर, मार्केट में जब कोई स्टॉक आता है, जैसे मानो कि ये एक लैंडमार्क कार्स लिमिटेड बोल के कोई आ रहा है, इसका पूरा आईपीओ प्रोसेस देखो। आईपीओ का डेट क्या बोला? 13 दिसंबर से 15 दिसंबर, मतलब 15 दिसंबर एप्लीकेशन डालने का लास्ट डेट है। लिस्टिंग कब होगा? 23 दिसंबर। तो 15 से 23 कितना दिन हो जाता है बोलो? 15 से 23 कितना दिन हो जाता है? काउंट करो ना एक बार। हेलो, अरे बोलिए सर, आप लोग कनेक्टेड हो कि नहीं? किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। क्या हो, मेरा किसी के साथ कनेक्शन है या नहीं? किसी का भी मेरा आवाज नहीं आ रहा है, या मेरा आवाज आप लोग तक नहीं जा रहा है? हेलो, शुभजीत, विश्वजीत, शिवम, शालिनी, कनेक्टेड हैं आप लोग? सर। पंकज, हाँ सर। ओके। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन पा रहे कि नहीं? ठीक है हाँ सर। सर, कितना दिन का टाइम पीरियड होता है बोलो? 13 से 25, हाँ 8 दिन। ये देखो सर, 13 तारीख को इशू हो रहा है, ठीक है। फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट कितना दिन बोला? 20 तारीख। कितना दिन लिया सर? 7 दिन के अंदर। ये समझो, अलॉटमेंट कर दिया मतलब आपको मिल गया शेयर, अगर देना है मिलना है तो वही चीज एज पर लॉ फॉलो करता है आईपीओ प्रोसेस में भी। जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर लेके आते तब भी, जब सेकंड टाइम भी आएगा तब भी, जब फोर्थ टाइम आएगा तब भी, ठीक है। चाहे ऑफर फॉर सेल में हो, चाहे फर्दर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में हो, चाहे आईपीओ में हो, डजंट मैटर। बट कंपनी शेयर अलॉट करेगा तो उसके 7 दिन के अंदर आपको
अलॉटमेंट का डिटेल्स कर देगा। तो वही बोल रहे हैं सर यहाँ पर, entries have to be made in the register within 7 days of the date of approval by the board or committee thereof by approving the allotment or the transfer of shares, debentures or any other security as the case may be। तो ये हो गया टाइम पीरियड फॉर एंट्रीज इन रजिस्टर। ठीक है, जब आप लोग कंप्लायंस का काम करोगे ना, सेबी के लिए भी काम करना पड़ता है, या फिर आप मानो कंपनी में एज ए चार्टर्ड या एज ए सीएमए एज ए सीएस काम करते हो, तो कंपनी का ये सब लीगल प्रोसेस या जो कंपनी में आप हो, जो फार्म में हो, वो फार्म ज्यादातर केस में मानो सेबी रिलेटेड काम करता है। तो अगर आपको ऐसा मौका मिल जाता है, चाहे बिग फोर में हो या किसी भी बड़े चार्टर्ड फार्म हो या कॉस्ट फार्म हो, उनको ये सब करने का मौका मिलता है, या सीएस फार्म हो, ठीक है, तो तब आप लोगों को ना ये सब चीजों का मजा ले लोगे सर, बिल्कुल। ठीक है, और आप लोग बड़ा एंजॉय करोगे। प्लेस वेयर रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड according to rule 5, also the register shall be maintained at the registered office of the company unless a special resolution is passed in a general meeting authorizing the keeping of the register at any other place within the city, town or village in which the registered office is situated, or any other place in India in which more than 1/10 of the total members entered in the register of the member reside। सर बात को ध्यान रखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बातें हैं और सेंसिटिव भी। जो रजिस्टर होता है ना सर, वो रजिस्टर को नॉर्मली कंपनी का जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पर मेंटेन करना चाहिए। जिस सिटी में, सपोज रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का कोलकाता में, ठीक है, तो कोलकाता में मेंटेन करना है, मतलब कोलकाता में कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में तो है, बट कोलकाता के रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन नहीं करके किसी दूसरे जगह में मेंटेन कर रहा है, ठीक है, कर सकता है, लेकिन प्रायर अप्रूवल चाहिए। क्योंकि ना देखो सर, कंपनी का सारा डेटा वाइटल है, कंपनी का सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि स्पेशली अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें देश का जनता का पैसा है, और आप सारा काम लीगली करते कि नहीं करते इसका पूरा प्रूफ आपके पास होना चाहिए। कभी भी कोई क्वेश्चन हो, सिचुएशंस हो, गवर्नमेंट का कोई जरूरत पड़े या शेयर होल्डर का जरूरत पड़े, आरओसी का जरूरत पड़े, आपको बोल पूछ सकता है, तो आपको नॉर्मली रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, अगर कोलकाता में तो कोलकाता में, अगर कोलकाता में नहीं करते हो तो कम से कम जिस स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट के किसी दूसरे शहर में या दूसरे गांव में भी हो सकता है, कहीं पर भी ये नहीं बोला कि गांव में रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं हो सकता। ठीक है, क्या बोला सर, ऑथराइजिंग द कीपिंग द रजिस्टर एट एनी अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, और एनी अदर प्लेस इन इंडिया, इंडिया के किसी भी जगह में आप बना सकते हो जहां पर कम से कम टोटल मेंबर का 1/10, मतलब अगर 1/10 10 में से एक मेंबर जहां रहता है, मतलब 100 में से 10, ठीक है, जहां मेंबर रहेगा वहां पर आप रजिस्टर को रख सकते हो। तो कॉमन सेंस, कॉमन रूल क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो। अगर कोलकाता इज योर रजिस्टर्ड ऑफिस तो रजिस्टर्ड ऑफिस में रख लो। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में आप सोचते हो कि नहीं रखना है, तो आप जिस सिटी में रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी सिटी में या टाउन में या विलेज में किसी दूसरे प्लेस में रख सकते हो, बट स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत। ठीक है, मीटिंग करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। रेजोल्यूशन का डिस्कशन में आगे आगे करूंगा, इसी चैप्टर के अंदर रेजोल्यूशन रिलेटेड सारा बात करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के आप कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, वाइटल था। और ये रिकॉर्ड, ये कितना मेंबर का संख्या होना चाहिए अगर भारत की किसी और जगह में रखना है तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। ठीक है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर, इस पॉइंट का स्पेशल खास ध्यान रखिए। Other informations also to be referred in register. Any order passed by the competent authority attaching the shares and relating to dividends is also required to be referred in the register of members. The particulars of any charge, मैं आपको अभी चार्ज के बारे में बात कर रहा था ना, just few minutes back। चार्ज क्या होता है, अभी बोला कि अगर कोई एसेट कंपनी किसी डिवेंचर होल्डर के नाम पे रजिस्टर करके रखता है, चार्ज क्रिएट करके रखता है, कंपनी क्या करता है ना, लोन लेते हैं, कंपनी डिवेंचर इशू करके पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, तो जो भी चार्ज है उसका डिटेल्स, लियन है, लियन क्या है, अधिकार, कंपनी अपने अधिकार में रखते हैं, प्लेज किसी को कुछ किए हैं, या फिर हाइपोथिकेशन है। हाइपोथिकेशन जानते हैं आप लोग, हाँ, हाइपोथिकेशन क्या होता है,
कभी आप लोग हायर परचेज क्वेश्चंस करना अकाउंट्स में, तो वहां पर हाइपोथिकेशन ऐसे ही समझ में आता है। बट आप लोग हाइपोथिकेशन चीज देखे हो, जैसे मानो कंपनी जब किसी को गाड़ी बेचता है ईएमआई पे, तो बेसिकली वो ईएमआई गाड़ी बेचना हाइपोथिकेशन है। जो बैंक गाड़ी को लोन में दिया है ना, उस बैंक के थ्रू, बैंक के पास एक्चुअली वो हाइपोथिकेटेड है। इसलिए देखना कभी किसी कार के पीछे या ट्रक के पीछे या फिर किसी बस के अंदर भी देखने को मिलता है हाइपोथिकेटेड टू समथिंग ब्रांच, ऐसा लिखा रहता है। कभी देखा आप लोगों ने हाइपोथिकेशन टू दैट ब्रांच और समथिंग लाइक दैट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटना ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुर्गापुर ब्रांच, हाइपोथिकेटेड बोल के ऐसे लिखा रहता है। देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा? अगर नहीं देखे तो आगे जरूर देखने का कोशिश करना, रास्ते में चलते हुए काफी सारा डिटेल्स मिल जाता है। तो कंपनी अगर कोई चार्ज क्रिएट करता है, किसी एसेट पे लियन क्रिएट करता है, प्लेज करता है कोई एसेट्स, किसी एसेट्स पे हाइपोथिकेशंस है, कोई सिक्योरिटीज of any securities of the company is also required to be entered in the register of member as per rules 5 subsection 7 and 5 subsection 8. ठीक है सर? particular in register rule 3 provide that every company limited by shares shall form the date of its registrations maintain a register of its member in form MGT1. In case of a company not having share capital, the register shall contain the following particulars in respect of each member. अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है, नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, तो क्या करेगा? तो हर एक मेंबर का, जो भी कंपनी का मेंबर बना है विदाउट एनी शेयर कैपिटल, उनका डिटेल्स अभी पढ़ा रहा था आपको कुछ देर पहले भी, मैं इसी पॉइंट में बात कर रहा था। नेम ऑफ द मेंबर, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस इन केस ऑफ मेंबर इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब अगर वो कंपनी है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। मतलब एक कंपनी भी किसी दूसरे कंपनी का मेंबर बन सकता है, एक कंपनी भी एनी अदर कंपनी का मेंबर बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, जैसे होल्डिंग सब्सिडी तो ऐसे ही होता है। अगर टाटा कंपनी किसी दूसरे कंपनी में अगर 2% स्टेक लेता है, तो टाटा कंपनी क्या हो गया? बॉडी कॉर्पोरेट होकर किसी दूसरे कंपनी का मेंबर हो जाता है। ठीक है, इस तरह का। ईमेल एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन, सीन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, नेशनलिटी। इन केस मेंबर इज ए माइनर, नेम ऑफ हिज गार्जियन एंड द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द मेंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द नॉमिनी। जरूरी बात है। डेट ऑफ बिकमिंग द मेंबर, डेट ऑफ सीजेशन, अमाउंट ऑफ गारंटी, एनी अदर इंटरेस्ट इफ एनी, ये सब मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सब रजिस्टर में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, कनेक्ट भी कर पा रहे हो। क्या होता है? हाँ सर बोलो। डेट ऑफ सीसेशन? सीजेशन मतलब जिस दिन आपका मेंबरशिप चला जाएगा, मतलब अगर सीज कर देना होता है ना, मतलब आपका जो मेंबरशिप था वो खत्म हो गया, तो अभी नहीं हो आप। एक टाइम तक आप मेंबर थे, अभी आपको और कंपनी का मेंबर, या तो आपका टाइम चला गया हो या फिर आप अभी कंपनी का सारा काम कंप्लीट करके आगे निकल गए, तो उसको क्या बोलेंगे? सीजेशन। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस इफ एनी गिवन बाय द मेंबर विद रिगार्ड टू सेंडिंग ऑफ नोटिस एटसेट्रा। ठीक है, ओके। अब डिवेंचर होल्डर का डिटेल्स भी थोड़ा देख लो। सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, याद रखे, वाइटल सेक्शन है, वाइटल सेक्शन है। Section 88 subsection 1 clause B of the act refers to the form and manner of maintenance of register of DH, मतलब डिवेंचर होल्डिंग। ठीक है, कौन कंपनी का डिवेंचर होल्ड कर रहा है? अभी 2 दिन पहले एक डिवेंचर के बारे में बात कर रहा था ना, किसी कंपनी ने एनसीडी इशू किया, लास्ट क्लास ही बोल रहा था डिवेंचर के बारे में बात करते हुए। लास्ट क्लास में बोल रहा था ना, कौन सा चल रहा था? इशू ऑफ डिवेंचर का जो डिटेल सेक्शन बात कर रहा था, शेयर कैपिटल डिवेंचर में सेक्शन 77, सेक्शन 78 ना, इशू ऑफ डिवेंचर 77 या 78, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ओके, तो सॉरी, लास्ट वीक ही डिस्कस किया था, तो वहां पर भी हम लोग देख रहे थे कि कंपनी डिवेंचर इशू कर रहा है, तो कंपनी जब डिवेंचर इशू करता है तो उसका डिवेंचर होल्डर का भी नाम याद करेगा। तो सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ द एक्ट रेफर्स टू द फॉर्म एंड मैनर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ डीएच, जो कोरिस्पॉन्ड करेगा रूल 4 को, व्हिच स्टेट्स दैट एवरी कंपनी जो भी डिवेंचर इशू कर रहा है और अलॉट कर रहा है और एनी अदर सिक्योरिटी शैल मेंटेन ए सेपरेट रजिस्टर फॉर डिवेंचर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर इन फॉर्म MGT2। ठीक है, ये सब कंपनी का इंटरनल काम है। कंपनी जब भी ऐसा काम इशू करता है, अच्छा मुझे याद आया, तो वो
कौन सा कंपनी याद आया मुझे? इंडिया बुल, इंडिया बुल हाउसिंग फिनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग, इंडिया बुल हाउसिंग का डिवेंचर आया था। इसका डिटेल्स वगैरह जब भी होता है ना एडवर्टाइजमेंट, तो ये देखो, रिडीमेबल कन्वर्टेबल डिवेंचर, ये देखो, ले सकते हो सर, कोई भी ले सकता है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके डिटेल्स को इसके साइट में जाके, अच्छा खासा कूपन रेट भी है, मिनिमम 10,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम है, अभी भी टाइम है, तो जस्ट ये सब चेक करो सर, चेक करने से आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, प्रैक्टिकली फीलिंग्स आ जाएगा। ओके, अच्छा, अपडेटिंग ऑफ चेंज इन स्टेटस ऑफ मेंबर्स। अच्छा, अगर किसी मेंबर का स्टेटस चेंज हो जाता है तो उसको भी अपडेट करना है रूल 5 के तहत। रूल 5 स्टेट दैट इफ एनी चेंज, रूल 5 मतलब इज अ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 5 इस तरह से। ठीक है, एनी चेंज ऑकर्स इन द स्टेटस ऑफ ए मेंबर और डिवेंचर होल्डर और एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स वेदर ड्यू टू डेथ, ठीक है, मतलब उसका डेथ हो गया या फिर अभी वो नहीं इंसॉल्वेंट है, मतलब डेथ हो गया तो भाई बंदा तो है ही नहीं दुनिया में, और क्या, मतलब मोह माया से मुक्ति। हाँ सर, डेथ का मतलब क्या? ना कोई मोह है ना कोई माया है। हाँ, अब मोह माया से मुक्त होके एकदम खत्म जिंदगी, एकदम एकदम शांति का जिंदगी है भाई। सर जिंदगी रहा ही नहीं है, आप जिंदगी का बात करते हो। छोड़ो, इंसॉल्वेंट, हाँ ये बहुत खतरनाक चीज है। इतना लाइबिलिटी रखेंगे तो फिर ऊपर जाके भी ना वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, फिर बोलता है कि नेक्स्ट जन्म में जब आएंगे तो वापस वो टू बैलेंस बीडी करके, सॉरी बाई बैलेंस बीडी करके वापस आ जाएगा, लाइबिलिटी है ना। इंसॉल्वेंट बंदा जो भी रहेगा उसका स्टेटस चेंज हो जाता है ना सर, बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है। जैसे कि अभी आजकल इंसॉल्वेंट के बारे में किसका नाम चल रहा है मार्केट में? अनिल अंबानी का। हाँ, और किसका नाम चल रहा है? किशोर बियानी का, बिग बाजार। हम्म, तो इंसॉल्वेंसी और चेंज ऑफ नेम और ड्यू टू ट्रांसफर और इन्वेस्टर, अच्छा यहाँ पर देखिए सर, ड्यू टू ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ये गजब चीज है। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, IEPF, इसका मैं आगे आगे चर्चा करूंगा आपके साथ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर किसी का पैसा, ठीक है, जिसको कंपनी से पैसा लेना था बट उसने किसी कारण से वो लिया नहीं, तो कंपनी ना वेट करता है। ठीक है, कंपनी वेट करता है उसका जो भी क्लेम है उसको देने के लिए। उसके बाद भी अगर वो वेटिंग पीरियड नॉर्मली 12 ईयर्स तक एक कॉन्सेप्ट रहता है, इसका डिटेल चर्चा होगा, डिटेल्स में बाद में इसका एक बार बात करूंगा आपसे। बट अगर मानो उसके बाद भी कोई कंपनी का जो भी उसका क्लेम है, कोई शेयर या डिवेंचर का जो भी रिडेम्पशन है उसने लिया नहीं, तो ऐसे केसेस में वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा सर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाता है। सर बहुत जरूरी है सर, हमारे देश में इन्वेस्टर एजुकेशन को ग्रो करना बहुत जरूरी है। आप लोग नहीं समझ पाओगे शायद अभी, क्योंकि जब तक ये इन्वेस्टर एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं होगा ना, ये जॉब लाइफ कभी भी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में कैपिटल का फ्लो होना जरूरी है। जितना लोग मार्केट में पैसा डालते हैं इसका कम से कम 10 गुना 20 गुना ज्यादा लोगों को मार्केट में पैसा डालना चाहिए। तो सबको डर लगता है, वही तो प्रॉब्लम है। लेकिन इन्वेस्टर एजुकेशन तो इसीलिए चाहिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू से हो, कम से कम LIC के थ्रू से, इंश्योरेंस के थ्रू से लोग पैसा डालते हैं, बट उसमें रिटर्न कम है तो फिर लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता, जितना डर के मारे करते हैं कि भाई मर जाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा, हेल्थ खराब होगा तो क्या होगा। बट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड डिवेंचर बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, ये सब जरूरी है, क्योंकि मार्केट, कंपनी के पास पैसा होगा तभी ना कंपनी के पास कैपिटल होगा, कंपनी के पास कैपिटल होगा तभी ना कंपनी बिजनेस करेगा, कंपनी बिजनेस करेगा तब ना कंपनी जॉब क्रिएट करेगा, कंपनी जॉब क्रिएट करेगा तब ना कंपनी सैलरी पे करेगा, तब ना लिविंग स्टैंडर्ड ग्रो करेगा, तब ना इंडिया बढ़ेगा सर। सर कहाँ का बात कहाँ खींच रहे हो? अरे सर बात समझो, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का क्या जरूरत पड़ा फिर? ये सब फंड से कंपनी क्या करेगा? इन्वेस्टर को एडुकेट करेगा। ठीक है, ओके, IPF के बारे में मैं बाद में चर्चा करता हूँ। या तो कोई और रीजन हो, एंट्रीज देयर आर एक्सप्लेन द चेंज शैल बी मेड इन रेस्पेक्टिव रजिस्टर। तो बेसिकली स्टेटस ऑफ मेंबर, जो डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा नहीं लिया, जिसका पैसा IPF में जा रहा है, ये सब डेटा मेंटेन होना जरूरी है।
अच्छा, इंडेक्स जैसे किताब का इंडेक्स होता है ना, जैसे आप लोगों के पास जो इंस्टीट्यूट का मैट है या फिर आपका जो किताबें होते हैं, जो भी चाहे स्टोरी बुक्स हो या समथिंग, उसके भी इंडेक्स ऑफ नेम्स होते हैं, इसमें भी इंडेक्स होते हैं। सेक्शन 88 सबसेक्शन 2 के तहत every register maintained under section 88 subsection 1 shall include an index of names included therein. However, according to rule 6 of the company's management administration rule 2014, the maintenance of index is not necessary when the number of member is less than 50. अगर किसी कंपनी का मेंबर 50 से कम हो तो फिर इंडेक्स मेंटेन करना जरूरी है। मतलब छोटा कंपनी है, ज्यादा मेंबर नहीं है। नॉर्मली प्राइवेट कंपनी का मेंबर का क्या रूल है सर? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक है तो मिनिमम कितना? 7, मैक्सिमम कितना भी हो जाए, अनलिमिटेड। ठीक है, तो कहता है कि अगर मेंबरशिप संख्या 50 से कम है तो आपको इंडेक्स मेंटेन करना नेसेसरी नहीं। But the company shall make the necessary entries in the index simultaneously with the entry of allotment of transfer of any securities in such register. जिसको जो भी दे रहा है सारा चीजें मेंटेन होना चाहिए, किस कौन से शेयर होल्डर का कितना शेयर होल्डिंग है। ठीक है, ये सब डेटा अगर आप बीएससी एनएससी का भी चेक करोगे ना, तो कौन किस कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करके रखा है, ये सारा डेटा मिल जाता है सर। और तभी मिलता है क्योंकि उसका नंबर होता है, नंबर के थ्रू से चेक होता है कि किसका किस कंपनी में कितना शेयर होल्डिंग है। इन दिस थिंग्स पॉसिबल्स ओनली बिकॉज रजिस्टर मेंटेन होता है तभी। ठीक है, अच्छा, रजिस्टर्ड इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर टू बी मेंटेन्ड ऑफ डिपोजिटरी। सर डिपोजिटरी में आपको बोला ना, डिपोजिटरी section 88 subsection 3 is an enabling provision which sets out the register and the index of beneficial owner maintained by a depository under section 11 of the Depositories Act 1996 shall be deemed to be the corresponding register and index for the purpose of this act. अच्छा, मैंने आपको डिपॉजिट के बारे में बोला, डिपोजिटरी के बारे में नहीं बोला। अब आपके मन में चल रहा हो रहा है सर डिपोजिटरी कौन है? ये भी एक लॉ है सर, डिपोजिटरीज। सीएस वाले को पढ़ाना पड़ता है मुझे, और बाकी लोगों का फाइनल में है। ऐसे इंडिया में कितना डिपोजिटरी है? एनी आइडिया सर? सर हमारे देश में 2 डिपोजिटरी है। क्या नाम है? हाँ बोलो। 2, वेरी गुड सर। एक है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, ठीक है, जो इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटीज का है। ये देखो, एस्टैब्लिश इन अगस्त 1996 as the first electronic security depository in India with national coverage. It was established based on a suggestion by a national institution responsible for the economic development of India. Sir, कहाँ लॉ कहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? अरे यही तो बात समझ नहीं पाते लोग, लॉ को रटते रहते हैं। अरे भाई लॉ क्यों बनाया गया ये तो समझो पहले। रटने के लिए पढ़ जाते हैं क्या क्या मगअप करना है। अरे सर डिपोजिटरी करता क्या है, जल्दी बोलो। आज चलो बोल देते हैं। सर डिपोजिटरी ना, हमारे देश में जितना लोग शेयर होल्डर बनते हैं ना, उसका डिमैट अकाउंट होता है ना, वो डिमैट अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट यही रहता है। हम लोग ब्रोकिंग कंपनी के थ्रू से शेयर मार्केट बाजार में डील करते हैं। से फॉर एग्जांपल आप जीरोधा के थ्रू से मानो डील कर, ठीक है, जीरोधा है, आप स्टॉक्स है, बहुत सारे हैं, नाम तो खत्म नहीं होगा। ठीक है, जीरोधा है, एंजल है, ये देखो यहाँ पर नाम पूरा पूरा पड़ा है। ठीक है, एंजल, कोटक, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, 5paisa.com, शेयर खान। ठीक है, जो लोग एनआईसीएम क्रैक करता है वो लोग ये सब कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, जैसे रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल में कुछ लोगों ने यहाँ से पास किया तो गया, और कुछ लोग सर आईआईएफएल में गया, कुछ लोग सर एसबीआई सिक्योरिटीज में गया। बट आपको मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ पर सीएस वाले भी जाते हैं। ठीक है, बट स्टॉक मार्केट का जो लोग पढ़ाई करते हैं वो यहाँ पर जाते हैं एनआईसीएम क्रैक करके। अब बात क्या है सर? बात ऐसा है कि सर ये लोग कौन है? सर ये लोग स्टॉक मार्केट ब्रोकर है। ठीक है, तो फिर डिपोजिटरीज क्या है? मतलब लोगों को लगता है कि वो ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन किया है। एक्चुअली अकाउंट ओपन ब्रोकर ही करवाता है। से फॉर एग्जांपल आप मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट ओपन करते हो, तो क्या मोतीलाल ओसवाल आपका अकाउंट का देखभाल करता है? नहीं, आप बस मोतीलाल ओसवाल का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो। उसका प्लेटफॉर्म यूज करने के बदले आपको कमीशन देना पड़ता है। किसको?
ब्रोकरेज, आपको कमीशन नहीं देना पड़ता, आप ब्रोकरेज देते हो, ये ब्रोकरेज जनरेट करके कमाते हैं। लेकिन जो डीमैट अकाउंट है, से फॉर एग्जांपल आपने एंजल वन में अकाउंट ओपन किया या जीरोधा में अकाउंट ओपन किया, तो आपका डीमैट अकाउंट खुल गया सर। डीमेटेरियलाइजेशन मतलब डिजिटली शेयर होल्डिंग मेंटेन करने का तरीका, जो एक्चुअली हर्षद मेहता करप्शन के बाद इंडिया में जरूरत पड़ गया, ठीक है, उससे पहले नहीं था। 92 में सेबी आया, उसके बाद 95 ऑनवर्ड्स डिजिटलाइजेशन चालू हुआ, और डीमैट वही है सर, डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर होल्डिंग, ठीक है। इसके बारे में मैंने रिसेंटली डीमैट के बारे में शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर क्लास में भी बताया था, प्रोस्पेक्टस चैप्टर में भी मैंने इसको डील किया था, ठीक है। अब बात क्या, अब डिपोजिटरी कौन है उसको बात करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो एनएसडीएल है, मतलब हमारा डीमैट अकाउंट यही देखता है, हमारा डीमैट अकाउंट सरकार के पास होता है, और ये सरकारी सेबी का इंस्टीट्यूट है जिसको डिपोजिटरी कहते हैं, ठीक है। बस इतना भी जान लो, बाकी जब डिपोजिटरी का डिटेल्स होगा मैं ज्यादा और डिटेल्स में बात करूंगा। इसका और एक भाई है, भाई या भाई बोले कि बहन, आई डोंट नो, सीडीएसएल, ठीक है, सिस्टर कंसर्न बोल सकते हो आप, बट सेम काम करते हैं, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है, ये एनएससी के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है, एनएसडीएल अभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हुआ, दोनों सेबी का ही विंग है, बट हमारा डीमैट अकाउंट इन्हीं के लोगों के पास होता है, इतना जान लो, काफी है अभी। तो क्या मतलब निकला, registered index of beneficial owner to be maintained of a depository. The section 88 subsection 3 is enabling provisions which sets out that the register and index of beneficial owner maintained by depository under section 11 of the Depositories Act 1996. अब सर पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट, अब बीच में डिपोजिटरीज को काहे को घुसा रहे हो, आपके मन में सवाल आ सकता है। बट सर मार्केट तो हमारे एग्जाम के हिसाब से नहीं चलता ना, मार्केट में सारा लॉ एक दूसरे के साथ मिलके चलता है, कंपनी लॉ के साथ डिपोजिटरीज एक्ट भी काम करता है, डिपोजिटरीज के साथ सेबी एक्ट भी काम करता है, ठीक है, और भी एक्ट है। अब सारा एक्ट लेके बैठ जाए तो दिमाग खराब हो जाएगा, बट जो जरूरी कनेक्टेड एक्ट है बीच बीच में लिखा रहेगा और आपको जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो बस एग्जाम पास करने के लिए तो नहीं है ना, आगे जाके मार्केट पे काम नहीं करना है। तो मार्केट कैसे चलता है आप उसको समझो। रिसेंटली अगर आप देखोगे कि सीएमए इंटर का एक एचएसबीसी में एक ये मांगा है ट्रेनिंग के लिए, रिसेंट पोस्टिंग है सीएमए इंस्टीट्यूट का, ठीक है, उनको ट्रेनिंग चाहिए, सीएमए इंटर पास आउट, एचएसबीसी जो बैंक है ना, हांगकांग संघाई बैंक ऑफ चाइना, ठीक है, ये चाइना का बड़ा ही बैंक है, बहुत बड़ा। तो उसका ट्रेनिंग होगा, सीएमए इंटर कैंडिडेट के लिए अप्लाई करेगा, तो वहां पर वो लोग एकदम क्लियरली मेंशन किया है, उनको ज्यादा डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है, सीएमए इंटर पास आउट होना चाहिए, बीकॉम ग्रेजुएट होने से अच्छा रहेगा, साथ में साउंड कैपिटल मार्केट एंड म्यूचुअल फंड का नॉलेज चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड मांगता है, बिजनेस वर्ल्ड मांगता है ये नॉलेज, क्योंकि मार्केट में काम बहुत ही वर्सेटाइल है, और अगर कोई बोलेगा कि भाई हमको नहीं आता अब वो अलग बात, बट आप लोग ये सब मैं देखना हाईलाइट करता रहता हूँ इसलिए कि भाई ये सब नॉलेज डेवलप करो, आप लोग करना पड़ेगा। ओके, अब आगे बढ़े सर, फॉरेन रजिस्टर सेक्शन 88 सबसेक्शन 4, रीड रूल 7, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन रजिस्टर। Section 88 subsection 4, read with rule 7, provides that a company which has a share capital or which has issued debentures or any other security may, if so authorized by its article means AOA, article of association, मतलब कंपनी का रूल बुक, keep in any country outside India, a part of the register, of member, or as the case may be, of debenture holder or any other security holder और बेनिफिशियल ओनर्स, जिनका बेनिफिशियल ओनर नॉर्मली वही लोग होते हैं जिनका किसी कंपनी में एटलीस्ट 20% शेयर होल्डिंग होता है, जिसका किसी कंपनी में एटलीस्ट 20% शेयर होल्डिंग होता है उसको बेनिफिशियल ओनर होते हैं, मतलब लमसम वैल्यू उसका कंपनी में है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे। रेसिडेंट इन दैट कंट्री, ठीक है, मतलब अगर डिवेंचर होल्डर, बेनिफिशियल ओनर, एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर किसी दूसरे कंट्री का रेसिडेंट है, द रजिस्टर मे बी रेफर्ड टू एज फॉरेन रजिस्टर। सर बात को फिर से मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना, सेक्शन 88 सबसेक्शन 4 जो रूल 7 के थ्रू से पढ़ने के लिए बोलता है, that a company which is a share capital or which has issued debentures or any other security, security मतलब डिवेंचर, बॉन्ड है, यही सब तो है सिक्योरिटी, में
इप्सो मतलब देखो क्या ये एनी अदर बोलने का मतलब क्या है सर? कई बार ऐसा होता है कि डिवेंचर की जगह कुछ और सिक्योरिटी हो गया, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, तो उसे भी सिक्योरिटी मान लेंगे, ठीक है, या फिर शेयर वगैरह हो गया, ठीक है। मेन इप्सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, मतलब एओए के थ्रू से बोला गया है कीप इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया अ पार्ट ऑफ द रजिस्टर ऑफ द मेंबर और एज द केस में भी, मतलब रजिस्टर का एक पार्ट आपको रखना पड़ेगा दूसरे कंट्री में भी, जहां पर आपको डिवेंचर होल्डर का रेसिडेंट है, जहां पर सिक्योरिटी होल्डर का या बेनिफिशियल ओनर का रेसिडेंट है, द रजिस्टर में बी रेफर टू एज फॉरेन रजिस्टर। तो जो रजिस्टर फॉरेन रेसिडेंट के पास रहेगा या आपका फॉरेन ऑफिस में रहेगा, ठीक है, उसको फॉरेन रजिस्टर कहेंगे। बस यही है लॉ, सेक्शन 88 सब सेक्शन 4। जैसे इंडिया में बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जिनका फॉरेन में ब्रांच है। एक कंपनी का नाम मुझे अभी याद आ गया जो फॉरेन में बड़ा बिजनेस चलाते हैं, इन्फोसिस, नाम तो सुना ही होगा। इन्फोसिस का यूएस में भी एक हेडक्वार्टर है। इवन इन्फोसिस का शेयर यूएस स्टॉक मार्केट में भी, ठीक है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू से सेल भी होता है, ठीक है। तो इसका अमेरिका में भी आपको इन्फोसिस का वैसे ब्रांच भी देखो, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारा ब्रांचेस है इसका और यूएस में हेडक्वार्टर भी है। तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, हमारे देश का टीसीएस का, इन्फोसिस का, ठीक है, इन लोगों का फॉरेन में भी हेडक्वार्टर है, ठीक है, अक्रॉस द यूएस कैरियर्स एंड इन्फोसिस। मतलब अगर आप इन्फोसिस में जो लोग काम करते हैं इनका फॉरेन में भी इतना सारा, ये देखो सर, टेक्सास में भी इन्फोसिस है, ठीक है, ये देखो रोड आइलैंड या फिर जो भी होगा, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, बट टेक्सास का नाम मैं जानता हूँ। ये देखो सर, इन्फोसिस है तो इंडिया का, बट यूरोप में इन्फोसिस देखो, ठीक है, ये देखो कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखाया कि फॉरेन कंट्री में कंपनी का ऑफिस होता है, ठीक है। एसबीआई का भी है, हमारे देश का कंपनी कुछ कमती नहीं है सर, ठीक है, हमारे देश का कंपनी भी दिन ब दिन फॉरेन लेवल में काफी डेवलप कर रहा है और इंटरनेशनल भी काफी। इवन हमारा सीएसईएम में सीएस इंस्टीट्यूट भी, आपको पता है कि रिसेंटली सीएमए इंस्टीट्यूट सिंगापुर में अपना ब्रांच ओपन किया। सीए का तो था ही, चार्टर्ड का तो था ही, सीएमए का भी सिंगापुर में ब्रांच ओपन हो गया। मतलब अभी सीएमए का एग्जाम सिंगापुर वाले लोग भी देते हैं, जो सिंगापुर में जो इंडियंस रहते हैं वो भी दे रहे हैं, या फिर जो इंडियन कंपनी में साथ काम करना चाहते हैं सिंगापुर वाले, या फिर कोई भी फॉरेन इंसान, वो एवर इंटरेस्टेड टू वर्क विद इंडियन कंपनी, वो भी कर रहे हैं। जैसे लोग नॉर्मली लोगों के मन में क्या है, यूएससीपीए करना है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना, यूएससीपीए कर लेते हैं, यूएससीएमए कर लेते हैं। सर यूएससीपीए सीएमए है अपने जगह में, बट हमारा इंडियन सीएसईएमए भी वर्ल्ड लेवल में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। सीए तो करता ही है, लाइन पे सीएस और सीएमए भी लगा हुआ है। सीएमए ऑलरेडी आ चुका है, सीएस को थोड़ा अभी और मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो फॉरेन कंट्री का बात आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, कंप्लायंस का मैटर आ गया सर, सीएस का रोल प्ले तो वही है, कंपनी सेक्रेटरी का बड़ा रोल प्ले सर, कंप्लायंस मेंटेन करना, ठीक है। जैसे देखना, मैं कुछ दिन पहले ये भी एक जॉब पोस्टिंग किया था सीएस का ही, कंप्लायंस मेंटेन करने के लिए सीएस को काफी ज्यादा वैल्यू मिलता है, वही तो काम है। तो द फॉरेन रजिस्टर इज ऑप्शनल, ठीक है, वंस कंपनी डिसाइड टू कीप इट, अच्छा ये ऑप्शनल, ये बात ध्यान रखें, फॉरेन रजिस्टर इज ऑप्शनल वंस कंपनी डिसाइड टू कीप इट शैल कंप्लीट द फॉलोइंग। अच्छा, अगर आप सोच लेते हो कि भाई मुझे फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना है, द कंपनी शैल विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एनी फॉरेन रजिस्टर, 30 दिन, हाँ, डेट याद रखें, तारीख पे तारीख, तारीख याद रखें, हाँ, स्थानीय देल को याद करें, वो हिंदी मूवी में बड़ा डायलॉग ना, तारीख पे तारीख, भाई 30 दिन, हाँ, 30 दिन के अंदर आप बता दो भाई किसको, अरे आरओसी को बता दो, किसको बताना है, आरओसी को बता दो, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को, ठीक है। नोटिस ऑफ द सिचुएशंस ऑफ द ऑफिस, आरओसी के हेडक्वार्टर में जाके बता सकते हो, या फिर फाइलिंग करके भी बताया जाता है आजकल, हाँ, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के थ्रू से, एमसीए सर्विस के थ्रू से। ये देखो यहाँ पर जाओगे ना, आपको आरओसी के बारे में क्या करना है नहीं करना, ये देखो कंपनी सर्विस में जाके, ये देखो यहाँ पर भी आपको आरओसी वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है, चेक कर सकते हो बाद में। ओके, तो विद इन 30 days, हाँ, सिचुएशन ऑफ द ऑफिस इज प्रेस्क्राइब्ड, अच्छा फॉर्म नंबर भी बता दिया यहाँ पर, नोटिस ऑफ द सिचुएशंस ऑफ द ऑफिस, कहाँ पर नोट सिचुएशंस कहाँ हैं, प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा एमजीटी 3 में। एमजीटी मतलब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है,
बट इसको एंटिटी बोला जाता है। मैनेजमेंट 3, ठीक है। along with the fee where such register is kept and in the event of any change in the situations of such office or its discontinuance, अगर कंपनी नहीं है वहां पर, shall within 30 days, उसके बाद भी मतलब अगर डिसकंटिन्यू करता है तो इसका 30 दिन के अंदर फिर से बताओ भाई चेंज हो गया या डिसकंटिन्यू हो गया। होता है बिजनेस लेवल में, अचानक चेंजेस करना पड़ता है कि भाई वहां मेरा ब्रांच नहीं ठीक लग रहा है कि मुझे ब्रांच को चेंज करना है। तो as the case may be, file notice in form number entity 3 with the ROC of such changes or discontinue. Foreign register shall be deemed to be part of the company's register, principal register of member of debenture holders or any other security holder or beneficial owner as the case may be. The foreign register shall be maintained in the same format as the principal register. मतलब इंडिया में जिस तरह से रजिस्टर मेंटेन होता है, फॉरेन में भी सिमिलर मैटर में मेंटेन होना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि विदेश में विदेशी रूल हो जाएगा, कंपनी तो भारतीय है ना, तो वही रूल फॉलो होकर विदेश में भी सेम टू सेम होगा। फॉरेन रजिस्टर शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन एंड मे बी क्लोज्ड एंड एक्सट्रैक्ट्स मे बी टेकन देयर फ्रॉम एंड कॉपीज देयर फ्रॉम मे बी रिक्वायर्ड। मतलब जरूरत पड़ने से ले सकते हो एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? पूरा चीज का कोई छोटा सा पोर्शन, ठीक है। आपको मानो कि पीएल बैलेंस शीट में से सिर्फ पीएल उठाना या पीएल का सब डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ डेटर का डेटा चाहिए, तो आप कोई भी एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, ठीक है। shall be taken therefrom and copies therefrom may be required in the same manner as it is applicable to the principal register, except that the advertisement before closing the register shall be inserted in at least 2 newspaper circulating in the place wherein the foreign register is kept. मतलब अगर आप कभी भी क्लोज करते हो तो एडवर्टाइजमेंट दो, क्या बताते हैं? मतलब प्रिंसिपल रजिस्टर के केस में ऐसा कुछ नहीं है, बट एक्सेप्ट दैट द एडवर्टाइजमेंट बिफोर क्लोजिंग द रजिस्टर, अगर रजिस्टर क्लोज हो जाता है तो आप एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करो इन द प्लेस वेयर द फॉरेन रजिस्टर इज केप्ट, ठीक है। कि कहाँ फॉरेन रजिस्टर रखा है और कितना दिन ये आप डेटा निकाल सकते हो, कोई भी प्राइम न्यूज़पेपर में आपको बताना पड़ेगा भाई ये नोटिफिकेशन है। सर अगर कोई न्यूज़पेपर नहीं पड़ेगा तो सर ये सब डेटा न्यूज़पेपर में ही आता है, पब्लिक न्यूज है ना, और जिनको जो जानकार बंदा है ना वो न्यूज़पेपर देख के ही चला जाता है। आजकल मेल भी हो जाता है, दैट्स अ डिफरेंट बात। सर इफ ए फॉरेन रजिस्टर इज केप्ट बाय अ कंपनी इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, द डिसीजन ऑफ द अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज रिगार्ड टू द रेक्टिफिकेशंस ऑफ द रजिस्टर शैल बी बाइंडिंग। Entries in the foreign register maintained under section 88 subsection 4 shall be made after the board of directors or its duly constituted committee approve the allotment of transfer of share, debenture or any other securities as the case may be। मतलब फॉरेन रजिस्टर में जो नाम वगैरह रहेगा, किसको क्या अलॉटमेंट हुआ है, ये सब अप्रूवल के थ्रू से मेंटेन होना चाहिए, एक नॉर्मल सा बात है सर। The company shall transmit to its registered office in India a copy of every entry in any foreign register within 15 days after the entry is made। सिंगापुर में कंपनी का कोई रजिस्टर मेंटेन होता है, इन्फोसिस का मानो, तो वो रजिस्टर में क्या मेंटेन हुआ है वो इंडिया में भेजना पड़ेगा, ट्रांसमिट करना पड़ेगा। कितना दिन के अंदर? 15 डेज के अंदर। कीप एट सच ऑफिस अ डुप्लीकेट रजिस्टर ऑफ एवरी फॉरेन रजिस्टर duly updated from time to time and it shall be deemed to part of the principal register. No transaction with respect to any shares, debenture or any other security registered in a foreign register shall during the continuance of such register be registered in any other register। मतलब कोई भी transactions with respect to any shares, debentures or any other security registered in a foreign register shall during the continuance of such foreign register be registered in any other register। That means इस पॉइंट का मतलब समझे, मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शंस आप मेंटेन नहीं करना है, ठीक है, नो ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी शेयर्स, डिवेंचर्स और एनी अदर सिक्योरिटी, मतलब जो बार बार बोल रहे हैं सर, रजिस्टर्ड इन अ फॉरेन रजिस्टर, जो फॉरेन रजिस्टर में रजिस्टर्ड हुआ है, शैल ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ सच फॉरेन रजिस्टर, जब तक वो फॉरेन रजिस्टर चलेगा, बी रजिस्टर्ड इन एनी अदर रजिस्टर, मतलब दूसरा किसी रजिस्टर में आप मेंटेन नहीं कर सकते जब तक वो पर्टिकुलर फॉरेन रजिस्टर है उसी में करना पड़ेगा, ठीक है। बस यही बात है, सिंपल है ना सर, नॉर्मल बिजनेस का रूल्स है। कई बार बोलेगा नहीं हम लोग फॉरेन रजिस्टर बदल दिए, ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा अब बात है सर कि अगर इतना सारा जो प्रोविजन हम लोगों ने पढ़ा, अगर ये प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता है तो क्या लगेगा सर? पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी बहुत लंबा पेनल्टी है। पेनल्टी फॉर फेलियर टू मेंटेन रजिस्टर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 88 सबसेक्शन 1, 88 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। Section 88 subsection 5 of the act provides that the company and every officer of the company who is in default shall be punishable। कितना फाइन है?
50,000 से तो कम नहीं, 50,000 not be less than 50,000 but which may extend to 3 lakh and when the failure is continuing one, अगर फेलियर चलता रहता है जब तक आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर लेते हो, पर दिन का 1000 टाका, पर डे का 1000 टाका, 1000 रुपीज। ओके सर, काफी देर तक कुछ पूछे नहीं आप लोगों को, कनेक्टेड हो, समझ में आ रहा है, बोलो। अरे सब हो कि खो गए? हेलो, किसी का आवाज नहीं आ रहा है सर, बोलो। क्या किसी से कनेक्शन है मेरा कि नहीं है? क्या मैं कंटिन्यू करूं? ओके सर, ठीक है, थोड़ा बीच बीच में आवाज दे दिया करो, मुझे भी समझ आ जाएगा। अच्छा अच्छा, नेचर ऑफ ऑफेंस, द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज ए कंपाउंडेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 441, मतलब अगर आप गलती नहीं सुधारते हो तो कंपाउंड होता जाएगा आपका गलती। ठीक है, तो गलती कर रहे हो तो सुधार लो, जैसा बोला है, अगर नहीं करोगे तो सुधार लेना चाहिए। अच्छा, details of nomination in the register. It is important to note here that Form MGT1 and MGT2 requires details of nominations as referred to in section 72 of the Act. Read the Rule 19 of the Companies Share Capital and Debenture Rule 2014 to be registered, entered in the register of member and register of debenture holder or other securities as the case may be. मतलब अगर कोई शेयर होल्डर का कोई नॉमिनेशन है, नॉमिनी वगैरह है, तो उसका भी डिटेल्स मेंटेन होना चाहिए रजिस्टर में। Authentication of entries. The entries in the register maintained in section 88 and index included therein shall be authenticated by the, कौन ऑथेंटिकेट करेगा? हाँ सर, कंपनी सेक्रेटरी, ये रोल है इनका, काफी बड़ा रोल है सीएस का। ठीक है, ये सारा एंट्री ठीक ठाक है कि नहीं है, इसीलिए सेक्रेटरियल ऑडिट भी होता है। सेक्रेटरियल ऑडिट का ही तो काम है कि कंपनी का जो सारा कंप्लायंस डिटेल्स है वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी इसी रोल के लिए कंपनी में रखा जाता है ताकि वो बारीकी से हर एक चीज को देखे कि सब कुछ प्रॉपरली एज पर रूल हो रहा है कि नहीं। या फिर कोई और पर्सन जिसको बोर्ड अप्रूव करता है, जो कंपनी सेक्रेटरी नहीं रखा है कंपनी में, तो इन दैट केस बोर्ड अगर किसी को अप्रूव किया है तो उनके लिए। एंड द डेट ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द सेम शैल बी मेंशन्ड, कब से है। द एंट्रीज ऑफ द फॉरेन रजिस्टर शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सीएस ऑफ द कंपनी और पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ हिज सिग्नेचर टू ईच एंट्री। हर चीज में इसका सिग्नेचर भी चाहिए होता है, कि जैसे ऑडिट करके जैसे क्या होता है, हर ऑडिट का पेपर में टिक करना पड़ता है और सिग्नेचर करना पड़ता है, उसी तरह यहाँ पर भी सीएस को सब ऑथराइज करके सिग्नेचर करना पड़ेगा। अगर बाद में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, केएमपी है ना, तो वो लायबल हो सकता है। ओके, कुछ एग्जाम्पल देखो, क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, कि किस तरह से ये चैप्टर से क्वेश्चन होता है और उसका जवाब कैसे देना चाहिए। केस स्टडीज क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेगा तो डायरेक्टली लिखना है, बट जब केस स्टडी सवाल होगा तो कैसे सवाल हो सकता है, जो रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ कनेक्ट करके आपको जवाब देना पड़ सकता है। मिस्टर जोए, मिस्टर जोए, हाँ, मिस्टर जोए या जो भी बोलो, परचेज दिस शेयर्स ऑफ लक्सी हेयरस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम है भाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर परचेज किया है मार्केट प्राइस पे इन द नेम ऑफ हिज डॉटर, अपने बेटी के नाम पे। बेटी का नाम है मीला, बट मीला 4 साल के हैं। Mr. Joe, the director of the company, has approached you to advise him on the updation of said change in the register of member. Since Mila, being a minor, is incompetent to contract. Mila तो minor है, वो तो contract नहीं कर सकता as per contract act 1872 in her capacity, है ना, उसका capacity नहीं है contract करने का। तो इस पर्टिकुलर मैटर को हम लोग किस तरह से डील करेंगे? मिस्टर जो कंपनी का डायरेक्टर है, आपसे सजेशन मांग रहा है। आप कौन हो? आप कंपनी का लीगल मैटर संभालने वाले हो, या सीएस हो, या फिर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या सीएमए हो, जो बोर्ड ने जिसको अप्रूव किया। ऐसा हर कोई तो नहीं कर सकता ना, जिसको नॉलेज है वही कर सकता है। तो इसका जवाब कैसे देना है? पहले बात तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नॉर्मल कॉन्सेप्ट, as minor are not competent to enter into any contract, thus their names cannot be entered in the register of member. Therefore,
Mr. Joe is advised that while filing MGT1 and MGT2, the name of the minor can only be entered only if the details of the guardian are present. है ना? मैं इसके बारे में पहले भी आपको बताया कि अगर माइनर का डिटेल्स आएगा तो गार्जियन का डिटेल्स साथ में आना जरूरी है. Zoe name shall appear in the register of the member of Luxy Hairstyle Private Limited since Mila is minor. क्योंकि मीला माइनर है, माइनर के नाम पे ले सकते हो बट उसका नाम वाइटल नहीं होगा, वाइटल होगा उनका पेरेंट्स का नाम. ठीक है, तो ये वाइटल कॉन्सेप्ट है कि विदाउट मेजर्स परमिशन या मेजर्स नेम डिटेल्स किसी भी माइनर के नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. क्लियर है एकदम? इस तरह से जवाब देना है. मिस्टर एंड मिसेस तनेजा रिसेंटली गॉट मैरिड, मतलब नया नया शादी हुआ है सर. हाँ, नया नवेली मतलब क्या बोलते हैं, नया नया दूल्हा और दुल्हन बने. ठीक है, शादी हो चुका है. तो मिस्टर एंड मिसेस तनेजा रिसेंटली गॉट मैरिड and jointly purchased the share of a New Hopes India Private Limited on 14th of August 2018. Mr. Taneja intimated that the company that only the name of his wife should appear. वो कंपनी को इंटीमेट कर रहा है कि कंपनी के शेयर में सिर्फ उसका बीवी का नाम हो. प्यार ज्यादा कर रहा है होगा इसलिए नाम बीवी का हो इसीलिए बोला है, और बोलता है कंपनी को रिकॉर्ड भी वैसा ही करे. फॉर द शेयर परचेज बाय देम, जो दोनों मिल के लिया बट नाम बीवी का हो. The CS of the company is not sure whether this is possible, given that the shares are held in the names of both the person. शेयर तो दोनों के नाम पे है, लेकिन मिस्टर तनेजा बोल रहे हैं कि ये डिटेल्स अपने बीवी के नाम पे ही वो रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कंपनी को रिक्वेस्ट कर रहा है. ये पॉसिबल है क्या नहीं, यही आपको पूछ रहा है. ठीक है, अब देखो कैसे जवाब देना चाहिए. अब जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स may request the company to enter the names on the register in a certain order. certain order मतलब कि मेरा बीवी का नाम पहले आएगा उसके बाद मेरा नाम आएगा, या मेरा नाम पहले आएगा फिर मेरे वाइफ के नाम आएगा. और एग्जीक्यूट ट्रांसफर टू हैव देयर होल्डिंग स्प्लिट, होल्डिंग को स्प्लिट कर दो. with the result that part of the holding is entered showing the name of one holder and part showing the name of another. However, the condition of Mr. Taneja that only the name of his wife should appear. इनका मानना है कि सिर्फ उसके बीवी का ही नाम मतलब रजिस्टर में मेंटेन हो एज ए मेंबर. ठीक है, but that only the name of his wife should appear in the register as a member cannot be created, cannot be catered to. ये नहीं हो सकता. Although the name can be entered in order such that the name of his wife appears first. क्योंकि दोनों जॉइंटली खरीदा है ना, तो दोनों ने खरीदा है तो दोनों का ही नाम मेंशन होगा. अगर अकेला खरीदता तो अकेला का नाम मेंशन होता. तो सिंपल बात है, जब दो बंदा परचेस किया एक साथ तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक के नाम पे रिकॉर्ड किया जाए. हाँ, एक चीज हो सकता है, ऑर्डर मेंटेन जो होता है उसमें बीवी का नाम पहले आ सकता है. The reason for this is that the article of most companies provide that the name can be entered in the order such that the name of his wife appears first. ये वो अपील कर सकता है, मतलब ये रिक्वेस्ट वो डाल सकता है कि उसकी वाइफ का नाम ऑर्डर में पहले आए. ठीक है, the reason for this is this क्योंकि article of the maximum companies provide this kind of rules in case of exclusion of the other joint holder. ठीक है, अगर other joint holder excluded है and for the purpose seniority shall be determined by the order. मतलब seniority मतलब यहाँ पर किसका नाम कंपनी पहले मेंटेन कर रहा है उसको सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाएगा. इन विच द नेम स्टैंड इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर, मतलब किसका नाम रजिस्टर में पहले आया है. ठीक है, उसके हिसाब से शेयर का अलॉटमेंट हो सकता है. ठीक है, तो बेसिकली ऑर्डर मेंटेन हो सकता है बट सिर्फ वाइफ का नाम हो ऐसा जॉइंट होल्डिंग में पॉसिबल नहीं है. तो फिर अलग अलग खरीदो, सिंपल बात है, अलग अलग नाम आएगा. सिंपल एग्जांपल था सर. Okay, declaration in respect of beneficial interest in any share. Declaration in respect of beneficial interest in any share. इसमें सेक्शन 89 हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करता है. Any person holding beneficial interest in the shares. Section 89 subsection 2. Member not holding beneficial interest in the company. Section 89 subsection 1. Any change in the beneficial interest. Section 89 subsection 3.
शैल फाइल ए डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। अच्छा, अगर आप किसी कंपनी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट लेते हो, ठीक है, या फिर अगर आपके किसी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, तो आप उसका रिपोर्ट करो आरओसी को कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। एंड द कंपनी फाइल ए रिटर्न टू आरओसी इन 30 days। शैल फाइल ए डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट विद इन 30 days, मतलब जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट ले रहा है कंपनी पे, वो 30 दिन में कंपनी को बताए और कंपनी 30 दिन के अंदर आरओसी को बताए। ठीक है, ये रूल है सेक्शन 89 का। ठीक है, तो होल्डिंग करना 89 सबसेक्शन 2 है, नॉट होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट 89 सबसेक्शन 1 है, और एनी चेंज इन बेनिफिशियल है 89 सबसेक्शन 3। तो सिंपल कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। A person whose name is entered in the register of member of a company as the holder of shares in that company, but who does not hold the beneficial interest in such shares, hereinafter referred to as the registered owner। यहाँ पर हम लोग उसको registered owner बोलेंगे। ठीक है, shall file with company, वो कंपनी को फाइल करके बताएगा, shall file with company a declaration to that effect in form number MGT4। ठीक है, specifying the name and other particulars of the person who holds the beneficial interest in such shares within a period of 30 days from the date on which his name is entered in the register of member of such company। Declaration by person holding beneficial interest in share. Every person who holds or acquires a beneficial interest in the share of a company shall make a declaration to the company in MGD 5 within 30 days after acquiring such beneficial interest, specifying the nature of his interest, particulars of the person in whose name the shares stand registered in the books of the company, and such other particular as interest। मतलब अगर पहले था अभी नहीं है तो वो भी बताओ, पहले नहीं थे अब हो रहे हो तो वो भी बताओ। डिक्लेरेशन इन केस ऑफ चेंज इन बेनिफिशियल, इसके बारे में वही बात, 30 दिन के अंदर अगर कुछ भी चेंज होता है आरओसी को, कंपनी को बताना पड़ेगा। ठीक है, filing of return by the company with the register, where any declaration under this section is made to a company, the company shall make a note of such declaration in the register concerned and shall file again within 30 days from the date of receipt of the declaration in a return in form number MGT6 with the registrar in respect of the declaration with fee। फी के साथ बताओ। सिंपल कुछ बातें हैं सर, इसमें समझने वाला बात कुछ नहीं है, बस चेंज के बारे में बताने के बारे में आपको बोल रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ डिडक्शंस, अगर कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट के बारे में कोई भी चेंज या कोई भी अपडेशन नहीं दे रहा है तो क्या होगा, बट डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 89 इज नॉट फाइल्ड by the beneficial owner, then any right with respect to such shares shall not be enforceable by the beneficial owner or by any person claiming through him। मतलब अगर बाद में कभी भी उस पर्टिकुलर बेनिफिशियल ओनरशिप के थ्रू से कोई उनसे शेयर लेना चाहता है या फिर वो किसी और को देना चाहता है, ठीक है, तो वो करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आरओसी के पास इसका डिटेल्स नहीं है, तो प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा। एग्जेम्पशंस है, कुछ एग्जेम्पशंस भी दिया गया है। ट्रस्ट व्हिच इज क्रिएटेड टू सेट अप अ म्यूचुअल फंड, जब आप लोग म्यूचुअल फंड का क्लास डिटेल्स में अगर कभी करते हो, जो लोग एनआईएसएम पढ़ता है उनको म्यूचुअल फंड्स का डिटेल्स, ऐसे भी जो सीएस का पढ़ाई करते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल में, उन्हें भी म्यूचुअल फंड का डिटेल्स पढ़ना पड़ता है, और सीएसईएमए के केस में फाइनल लेवल में थोड़ा सा है। बट एनआईएसएम 5A म्यूचुअल फंड का डिटेल्स पढ़ाई होता है सर, वहां पर ट्रस्ट के थ्रू से कैसे म्यूचुअल फंड मार्केट में घूमता है, इसका मैं डिटेल्स बात करने का मुझे मौका मिलता है, जो है वही मैं बताया आपको। ठीक है, मतलब आप लोगों के कंटेंट में डिटेल्स तो उतना है नहीं, बस ओवरव्यू है, बट जो लोग शेयर मार्केट या एनआईएसएम म्यूचुअल फंड का पढ़ाई करते हैं उनको थोड़ा ज्यादा म्यूचुअल फंड का पूरा कॉन्सेप्ट समझने का मौका मिलता है। सो म्यूचुअल फंड एक्चुअली ट्रस्ट के थ्रू से पूरा कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ट्रस्ट विच इज क्रिएटेड टू सेट अप अ म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल फंड, और सच वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, बीसी बोलते हैं उसको। बीसी इन द सेंस कि जो किसी बिजनेस में बड़ा लमसम अमाउंट बिजनेस के स्टार्टिंग सिचुएशंस में या बिजनेस के ग्रोइंग सिचुएशंस में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, ट्रस्ट व्हिच इज क्रिएटेड टू सेट अप अ म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल फंड और सच अदर फंड एज मे बी अप्रूव्ड बाय सेबी, these entities did not file the declaration as envisaged under these sections। सिंपल बात है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जब ट्रस्ट के थ्रू से काम करते हैं तो उन्हें कोई डिक्लेरेशन इसलिए नहीं देना पड़ता है बिकॉज पब्लिक का पैसा म्यूचुअल फंड के पास है, म्यूचुअल फंड अपना पैसा ट्रस्ट के थ्रू से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑलरेडी ये डेटा म्यूचुअल फंड की ओनरशिप में चला गया। मतलब म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, और वो एक बड़ा ट्रस्ट बना के काम करता है, तो फिर इन दैट केस अलग से ये सब चेंजेस के बारे में, बेनिफिशियल इंटरेस्ट के बारे में बताने का जरूरत नहीं है। सिंपल बात है सर। ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू पे डिविडेंड नॉट
affected. Nothing contained in this section shall be deemed to be prejudiced the obligation of a company to pay dividend to its member under this act, and said obligation shall on such payment stand discharged. मतलब अगर डिविडेंड नहीं दिया है तो देना पड़ेगा, बस सिंपल बात कहा है, और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पर जब अब से हम लोग बात कर रहे हैं बेनिफिशियल इंटरेस्ट के बारे में, तो चलो थोड़ा देख लेते हैं मीनिंग ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। For the purpose of this section and section 90, beneficial interest in a share includes directly or indirectly through any contract, arrangement or otherwise the right of entitlement, मतलब ownership of a person alone or together with any other person। मतलब अकेला भी ले सकते हो, मिलके भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? Exercise or cause to be exercised any or all of the rights attached to such shares, मतलब शेयर पे आपका अधिकार आएगा, ठीक है, या फिर उस शेयर के साथ जुड़ा हुआ कोई अधिकार आपको मिलने वाला है, या फिर रिसीव और पार्टिसिपेट इन एनी डिविडेंड और अदर डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर, मतलब उस शेयर के साथ जुड़ा हुआ कोई डिविडेंड अगर किसी को दिया जा रहा है तो उसका डिविडेंड में भी आपका पार्ट मिल जाएगा। सेक्शन 89 सबसेक्शन 10। तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट रहने में आपको ये सब सुविधा मिलता है, ठीक है। तो नॉर्मल केस में एक लमसम परसेंटेज आपको मिलता है, जिसको एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट के तौर पे देखा जाता है, बट लॉ आपको इतना सिंपल कहता है। अच्छा, अगर कोई प्रॉपरली ये बेनिफिशियल के ऊपर काम नहीं करता है तो क्या पेनल्टी है? Two kinds of penal provisions are included under section 89, that is 89 subsection 5 and 89 subsection 7। क्या क्या है? Related to person required to make declaration, जिसे declaration देना चाहिए था उनके लिए क्या है? If any person fails to make a declaration as required under section 89 without any reasonable cause, he shall be punishable with fine which may extend to 50,000 rupees, and with where the failure is continuing one 50,000। समझ में आया ना सर? और अगर फेलियरिटी कंटिन्यू होता है फर्दर which may extend to the 1,000 rupees for every day, मतलब डेली अगर फेलियरिटी चलता जाए, अगर आप डिक्लेरेशन नहीं दिया तो डेली का 1000 टका। अगर कंपनी से कोई गलती हो जाए, अगर कंपनी से कोई गलती हो जाए, इफ ए कंपनी रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न आरओसी के पास 89 सबसेक्शन 6 30 दिन के अंदर नहीं किया, रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन बाय इट द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, जो कंपनी में नॉर्मली सीएस वगैरह को ही इसका भुगतना पड़ता है, who is in default shall be punishable with fine which shall not be less than 500 rupees but which may extend to the 1,000 rupees, and where the failure is a continuing one with further fine which may extend to 1,000 rupees for every day after the first during which the failure continues। गवर्नमेंट कंपनी के लिए exempt है, in case of government company section 89 shall not apply। अगर कंपनी गवर्नमेंट है 5 जून 2015 को नोटिफिकेशन देके ये बता दिया गया था तो उनके लिए अप्लाई नहीं होगा। तो अब हम मेंशन एग्जेम्पशन, अच्छा कुछ ये एग्जेम्पशन और भी किसी लोगों के लिए एप्लीकेबल, अच्छा गवर्नमेंट कंपनी के लिए ये एग्जेम्पशंस तब, मतलब ये एग्जेम्पशंस हट जाएगा अगर उनका एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 के तहत, आगे पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 92, अगर वो फाइल नहीं किया, इसका भी नोटिफिकेशन 13 जून 2017 को गवर्नमेंट ने दिया कि अगर गवर्नमेंट कंपनी एनुअल रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर रहा है, उसमें डिफॉल्ट कर रहा है, तो एग्जेम्पशन भाग जाएगा और आपको सारा डिटेल्स एज पर सेक्शन 89 बताना पड़ेगा। एक एग्जांपल है, थोड़ा देख लो, काफी हेल्प हो जाएगा सेक्शन 89 रिलेटेड। मिसेस एमा, एमा क्या एमा या ईमा जो भी बोलो, आई डोंट नो सर, ये फॉरेन नेम का प्रोनाउंसिएशन तो फॉरेन वाले ही जाने, नाउन है सर, जैसे भी बोलो। मिसेस एमा, मिस एमा, हाँ, गिफ्टेड द शेयर परचेज्ड बाय हर of the company Bio-Optics Limited to her sister Kathy। सही बोला ना सर, कैथी, हाँ ठीक है। Miss Emma gifted the shares purchased by her of the company Bio-Optics Limited का शेयर खरीदा और अपने बहन को गिफ्ट कर रहा है। Emma had purchased these shares on the occasions of her birthday in February 2019. However, neither Emma nor Kathy were aware that they had to intimate about the transfer of such shares। ना तो एमा को पता है ना तो कैथी को पता है कि इसके बारे में इंटीमेट करना चाहिए कंपनी को, ठीक है, कि वो एमा को बताना चाहिए कि भाई मैंने गिफ्ट किया, और कैथी को बताना चाहिए कि मुझे गिफ्ट मिला विद द कंपनी, और फिर कंपनी उसको आरओसी को बताएगा। सो डिस्कस द सेम इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 89 ऑफ द एक्ट। आपके बीच में ये गिफ्ट चेंज हुआ, रजिस्टर, मतलब आजकल ये सब बड़ा आसान हो गया है, बट फिर भी एक लीगल प्रोसेस होता है, शेयर ट्रांसफर होता है सर, आजकल डिजिटल ट्रांसफर होता है, पुराने जमाने में फिजिकली होता था, ठीक है, सर्टिफिकेट इशू करके गिफ्ट करना, आजकल डिजिटली होता है, बट देयर इज अ लीगल प्रोसेस, ठीक है।
सो द प्रोविजंस ऑफ 89 ऑफ द एक्ट क्या बताते हैं, बताना पड़ेगा सर। डीलिंग विद डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स बाय ए पर्सन टू द कंपनी, मतलब जैसे पहले इंटरेस्ट किसका था, एमा का था, अब किसका हो जाएगा, कैथी का हो जाएगा। फिर द कंपनी डज नॉट अप्लाई इन ए सिविल सूट, मतलब इसमें सिविल सूट तो नहीं होगा, where the title of the shares is in a dispute, अगर कोई शेयर्स का टाइटल में डिस्प्यूट है तो फिर उसमें कोई केस प्रॉपर्ली नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि डिस्प्यूटेड शेयर्स का पहले डिस्प्यूट को हटाओ फिर बात बनेगा। इसका एक केस बना था, ख्वाजा मियां मीरन साहिब मुजाहिद वर्सेस पीर पाशा मीरन साहिब मुजाहिद 1987, कर्नाटका का केस है, ठीक है। When the shares are gifted away, अगर शेयर दे दिया गया ना तो दे बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द डोनी। डोनी मतलब जैसे हमारे केस में एमा ने अगर कैथी को गिफ्ट कर दिया तो अब ये कैथी का प्रॉपर्टी हो जाएगा, एमा का नहीं। Hence the provisions relating to declaration of beneficial interest are not applicable, ठीक है। अगर ये गिफ्टेड हो गया ना तो फिर इसमें और ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट का डिक्लेरेशन बताने का जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि गिफ्ट होने के बाद ऑलरेडी गिफ्टेड हो गया ना, अब बस उसका नाम चेंज हो जाएगा, पहले एमा का नाम था अब कैथी का नाम हो जाएगा, तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट का डिक्लेरेशन देने का जरूरत नहीं है। तो प्रोविजन रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल हियर बिकॉज नाउ दिस प्रॉपर्टी इज द डोनी का प्रॉपर्टी है। डोनर डोनी, एमा डोनर है, कैथी डोनी है, तो इस केस में ये प्रोविजन एप्लीकेशन करने का जरूरत है। तो ये बात इस पर्टिकुलर केस में भी हुआ था, ख्वाजा मियां मीरन साहिब मुजाहिद वर्सेस पीर पाशा मीरन साहिब मुजाहिद 1987 कर्नाटका। तो ये है सेक्शन 89 रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सर सेक्शन 90 एक वाइटल पॉइंट है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म आपको एसबीओ के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, काफी वाइटल है, ठीक है। एज पर सेक्शन 90 ऑफ द एक्ट, एवरी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर that is SBO is required to disclose the nature of his interest and other particulars within the prescribed period of time to the company, which in turn will inform the same to the register of the companies in the said connection. MCA has issued companies, वही सेम बात कि हम तुमको बताएं तुम उसको बताओ, ठीक है। हम तुमको बताएं तुम उसको बताओ, हम कंपनी को बताएं कंपनी एमसीए को बताए, आरओसी को बताएं, ठीक है। और ये सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से बना है सर। अब आपको मैं थोड़ा सा इतना बता देता हूँ ये डेफिनेशन क्या है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का, बस इतना ही है आज का। बस उसके बाद आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में एनुअल रिटर्न पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितना था मैंने बता देंगे, ठीक है। एक बार घर में गो थ्रू करना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं एनुअल रिटर्न स्टार्ट करूँ। तो एसबीओ कौन है एक बार जरूर आप देखें, एक बार जान के जाओ, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू जब करूंगा तो थोड़ा डिटेल्स में बता दूँ। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर मतलब जिसमें 10% 20% के आसपास का शेयर होल्डिंग आ जाता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कंपनी के शेयर में मेजॉरिटी स्टेक है, 10% तो कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। The term significant beneficial owner SB has been defined in section 90 of the act, ठीक है। And every individual who acting alone or altogether or through one or more person or trust, including a trust and person resident outside India, समझ रहे ना ट्रस्ट वगैरह कहाँ से आ रहा है, holds beneficial interest of not less than 25%, कम से कम 25% से कम नहीं होना चाहिए, और such other percentage as may prescribe, उससे कम भी हो सकता है, in shares of a company or the right to exercise or the actual exercising of significant influence or control as defined in clause 27 of section 2 of the over the company hereinafter referred to as SBO। मतलब कम से कम 25% का राइट आ जाता है SBO, ठीक है। अब SBO रिलेटेड बाकी बातें मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करता हूँ, मतलब ये सेक्शन 90 91 बता के फिर 92 से मैं आपका एनुअल रिटर्न स्टार्ट करूँ, ठीक है। ठीक है सर, आज इतना ही है। आई होप कि आपको सारा बात समझ में आया हो। हाँ, विश्वजीत, डांस, सुरजीत, शिवम, शालिनी, सैकत, पंकज, नील, समझ में आया ना सर? बोलो एक बार बस घर पे रिवाइज जरूर करें, घर पे रिवाइज जरूर करें, मैं नोट शेयर करूंगा, ठीक है। ठीक है सर, ऐसे पढ़ते रहो, लॉ में काफी इजी फील करोगे, ठीक है। ओके सर, चलो फिर टाटा बाय। बाय सर। बाय सर, बाय बाय सर। बाय सर, बाय।